सॉरी मटेरियल कॉस्टिंग का सेकंड क्लास है जिसमें जो पॉइंट मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, पहले एक दो बार उसको समझ लेते हैं, एक दो मिनट लगेंगे। पहला पॉइंट आपके पास में टोटल मटेरियल कॉस्ट। और टोटल मटेरियल कॉस्ट निकालने से पहले हम दो चीजें अपने माइंड में क्लियर कर देंगे। कैलकुलेशन किस लिए करनी है? एक साल के लिए यदि क्वेश्चन साइलेंट है, और दूसरा कौन से बेसिस पे करनी है? एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब यहाँ पर हम ये कर सकते हैं हम कौन से बेसिस पे काम कर रहे हैं? यूनिफॉर्म बेसिस पे। यूनिफॉर्म का मतलब है आज यदि मैंने 500 यूनिट बनाई है तो कल भी कितनी बनाऊंगा, और उससे अगले दिन भी 500। यदि आज मेरे यहाँ फैक्ट्री में 100 किलोग्राम मटेरियल यूज हुआ है तो कल भी कितना होगा? 100। मतलब जब तक प्रोडक्शन होता रहेगा सेम मटेरियल यूज होगा एवरी डे। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म बेसिस, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। टोटल मटेरियल कॉस्ट में पहली कॉस्ट कौन सी है? परचेजिंग कॉस्ट। सेकंड आपके पास क्या है? ऑर्डरिंग। और थर्ड आपके पास क्या है? ये तीनों की तीनों तो कॉस्ट आप निकालते हैं कौन से बेसिस पे निकालते हैं? एस्टिमेटेड बेसिस पे। और सारी की सारी कॉस्ट एक साल की है। कितने साल की है? एक साल की। तो एनुअल परचेजिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ मटेरियल पर किलोग्राम, या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर किलोग्राम। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं? एनुअल डिमांड को ऑर्डर क्वांटिटी से क्या कर दीजिए, डिवाइड। ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब जो मटेरियल मैं सप्लायर से खरीदना चाहता हूँ एक बार में। तो मान लीजिए मैं एक बार में 10,000 किलोग्राम मटेरियल खरीदना चाहता हूँ और टोटल मुझे 50,000 किलोग्राम खरीदना है, तो कितनी बार खरीदूंगा? 5 बार। तो 10,000 मेरी होगी ऑर्डर क्वांटिटी और 50,000 मेरे पास क्या है? एनुअल डिमांड। तो मुझे सप्लायर के पास 50,000 किलोग्राम मटेरियल खरीदने के लिए टोटल कितनी बार जाना पड़ेगा? यदि मैं एक बार में 10,000 किलोग्राम मटेरियल खरीदता हूँ तो 5 बार। अच्छा यदि एक ऑर्डर को प्लेस करने का खर्चा मेरा 500 रुपये आता है तो 5 ऑर्डर के लिए कितना खर्चा आएगा? 2500। और कैरिंग कॉस्ट निकालते टाइम हम क्या लिखते हैं? ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 प्लस मिनिमम स्टॉक। अरे कौन सी चीज का होना ज्यादा जरूरी है? पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको। ऑर्डर क्वांटिटी होना जरूरी है और मिनिमम स्टॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर कि उसके साथ सप्लाई के कैसे रिलेशन है। सप्लाई का मतलब वो पर्सन जो आपको मटेरियल सप्लाई करता है। यदि उसने आज तक आपको कभी तंग नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया, डिले नहीं किया मटेरियल सप्लाई करने में, तो आपको सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम स्टॉक मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि पास एक्सपीरियंस में एक दो बार आपके साथ गड़बड़ हो चुकी है और फ्यूचर में हो सकती है ऐसा आपको लगता है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? मिनिमम स्टॉक जिसका दूसरा नाम है सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। अच्छा ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 प्लस मिनिमम स्टॉक करके निकलता क्या निकलता है इससे? क्या निकलता है इससे? एवरेज स्टॉक। क्या निकलता है? एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का मतलब वो क्वांटिटी जो गोडाउन में हमेशा दिखाई देगी जब जब गोडाउन में जाओगे। आज जाए, कल जाए, परसों जाए, कभी भी जाए, वो क्वांटिटी आपको हमेशा दिखाई देगी। और जो क्वांटिटी हमेशा दिखाई देगी उस क्वांटिटी को हमेशा रखना पड़ेगा। 1 तारीख मतलब 1 जनवरी, 31 दिसंबर मतलब साल का एंड। 1 जनवरी से 31 दिसंबर में 365 दिन में कभी भी अपने गोडाउन में जाओगे तो एक ऐसी क्वांटिटी जो आपको हमेशा दिखाई देगी उसको हम कहते हैं एवरेज स्टॉक। मल्टीप्लाई कर दो कैरिंग कॉस्ट पर किलोग्राम पर एनम से। नेक्स्ट आपका है एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, जिसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश्ड गुड्स मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। आप इसको कह सकते हैं कन्वर्जन रेट। क्या कह सकते हैं? कन्वर्जन रेट। अच्छा अभी आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए क्या किया? एनुअल डिमांड को ऑर्डर क्वांटिटी से डिवाइड किया। तो यदि मुझे एनुअल डिमांड निकालनी है तो क्या करना चाहिए? दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। वही मैंने किया। तो आप यदि नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं उन्होंने आज नया पढ़ा, सारे के सारे पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एक तरीके से आप ये समझो कि आपके नोट्स तैयार हो गए जितना अभी तक हमने पढ़ा था।
हो गया सबके लिए? ठीक है, नया पॉइंट आपके लिए। जब हम कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं तो कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती है? इसी क्वेश्चन में लिखा है पिल फ्रेज, छोटी मोटी दूरी। जैसे गोडाउन के अंदर मान लीजिए सपोज करते हैं 10 लाख किलोग्राम मटेरियल है और 2-3 किलोग्राम मटेरियल 10 किलोग्राम मटेरियल हो जाए या मिसिंग है, तो क्या करोगे? ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन 10-12 किलोग्राम 10 लाख किलोग्राम में क्या बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी। जैसे आपकी जेब में मान लीजिए 2-2 हज़ार के नोट है, 20 नोट है और आपका 1 रुपये का सिक्का हो जाए, क्या करोगे? कोशिश तो करोगे ढूंढने की, लेकिन क्या करोगे थोड़ी देर बाद? यार 1 रुपये उस नोट का कोई वैल्यू नहीं रखता। 2,000 के 20 नोट है तो कितने नोट हो गए? 40,000 हो गए। तो 40,000 रुपये के आगे आपके लिए 1 रुपये की वैल्यू है तो सही, लेकिन इतनी भी नहीं है, उसके लिए परेशान ज्यादा हो, क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। जैसे एग्जाम में जाते हो 100 नंबर में 2 नंबर का पेपर नहीं आता, क्या कहते हैं? छोड़ो यार बहुत कम है, ठीक है ना? तो 1-2 नंबर की वैल्यू आपकी जैसे एग्जाम में नहीं होती 100 नंबर के पेपर में, यहीं पे 20 नंबर का कोई क्वेश्चन छूट जाए तो क्या होगा? टेंशन ज्यादा होगी, दिक्कत हो जाएगी, पास होने में दिक्कत आ सकती है। बट 1-2 नंबर हम क्या करते हैं? इग्नोर। ठीक उसी तरीके से जब आपकी फैक्ट्री में छोटी मोटी चोरी होती है, किसके द्वारा? वर्कर के द्वारा भी हो सकती है, स्टोर कीपर के द्वारा भी हो सकती है, गार्ड के द्वारा भी हो सकती है, कोई भी पर्सन कर सकता है, ठीक है? क्या हो सकता है? कोई अदर पर्सन कोई सामान निकाल के ले जाए और वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, इग्नोरेबल है, तो आप उसे कौन सी कॉस्ट में शामिल कर देते हैं? कैरिंग कॉस्ट में, उस लॉस को। होल्डिंग कॉस्ट का अंदर रखने का खर्चा, तो कैरिंग कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? होल्डिंग। तो कई बार क्वेश्चन में होल्डिंग कॉस्ट दे रखी होती है, समझ लो कौन सी कॉस्ट है? कैरिंग कॉस्ट। इंटरेस्ट और लॉक्ड अप कैपिटल इन इन्वेंटरी का मतलब इसका, जो मटेरियल आपने खरीद लिया उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे आपके पास, आपने उस मटेरियल को खरीदने के लिए बैंक से क्या ले लिया? लोन ले लिया। अब वो लोन पे आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा वो आपका खर्चा बन गया। वो कौन सा खर्चा बनेगा? कैरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा, क्योंकि वो मटेरियल तब तक आपके गोडाउन में रहेगा जब तक वो सेल नहीं होगा, और जब तक सेल नहीं होगा तब तक वो गोडाउन में रहेगा, गोडाउन में रहेगा तो रखने का खर्चा, तो उसका इंटरेस्ट का खर्चा होगा, वो कैरिंग कॉस्ट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये सपोज करते हैं इसमें जो पेन में रिफिल यूज हो रहा है वो रिफिल मेरे लिए मटेरियल है, ठीक है? वो रिफिल मान लीजिए 2 रुपये का आता है एक रिफिल, और मान लीजिए मैंने 10 लाख रिफिल खरीद लिए, तो 2 रुपये के हिसाब से 10 लाख रिफिल कितने हो गए? 20 लाख। मैंने देखा मेरे बैंक में 20 लाख रुपये थे ही नहीं, मैंने बैंक से क्या ले लिया? लोन। तो वो 20 लाख रुपये जो मैंने लोन लिया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 20 लाख का 10% कितना हो गया? 2 लाख। और यदि मैं एक रिफिल की बात करूँ तो एक रिफिल कितने का? 2 रुपये का। तो यदि मैं एक रिफिल 2 रुपये का खरीदता हूँ तो बैंक से एक रिफिल के लिए मैंने कितने रुपये उधार लिए होंगे? 2 रुपये। 2 रुपये का 10% कितना हुआ? 20 पैसे। तो 20 पैसे मेरा क्या बन गया? उस रिफिल को खरीदने के लिए ब्याज का खर्चा, जो कि कैरिंग कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा जब तक कि वो रिफिल मार्केट में सेल एज अ मतलब पेन की फॉर्म में बिकना है, तब तक वो कहाँ रहेगा? गोडाउन में रहेगा। तो गोडाउन के जो भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे खर्चे किस नाम से रिकॉर्ड होंगे? कैरिंग कॉस्ट के। अब गोडाउन में तो रिफिल रखा होगा, उसका इंश्योरेंस भी कराया होगा, रिफिल चोरी ना हो जाए, इसका पार्ट माना जाएगा इंश्योरेंस कैरिंग कॉस्ट का। रेंट का जो गोडाउन मतलब रेंट हमने दिया होगा गोडाउन का, कौन सी कॉस्ट होगी? कैरिंग कॉस्ट होगी। उस रिफिल को खरीदने के लिए जो उधार लिया उसका इंटरेस्ट भी कैरिंग कॉस्ट है। ये सारे खर्चे हमारे कैरिंग कॉस्ट के हो जाएंगे, जो भी खर्चे हमने रिफिल को रखने के लिए किए होंगे, ठीक है? अच्छा, गार्ड की सैलरी जैसे मैंने लिखा ना, स्टोर स्टाफ सैलरी, वो भी किसका खर्चा है? कैरिंग कॉस्ट का। नेक्स्ट आपका है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है जब आप सप्लायर के पास जाकर ऑर्डर प्लेस करते हैं, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ऑनलाइन भी दे सकते हैं, जरूर थोड़ी कि आपका सप्लायर सेम स्टेट में हो, डिफरेंट स्टेट में हो सकते हैं, तो उस केस में आपको ट्रांजेक्शन किसके थ्रू करनी पड़ेगी? ऑनलाइन या स्पीड पोस्ट के थ्रू। अपनी कंपनी के लेटर हेड पे ऑर्डर लिखोगे और वो किसके पास जाएगा? सप्लायर के पास। सप्लायर रिसीव करेगा, अप्रूवल देगा और वो भी लेटर भेजेगा कि हाँ जी आपको अप्रूव दे दे। ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी तरीके से। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या? ऑर्डर को प्लेस करने के लिए जो भी खर्चा हमने किया वो कितना है, लेकिन ध्यान रखना खर्चा बार बार करना पड़ेगा कि बार बार आप ऑर्डर प्लेस करोगे। एक ऑर्डर प्लेस करोगे तो एक बार खर्चा होगा, 2 ऑर्डर प्लेस करोगे तो 2 बार खर्चे होंगे, 3 बार ऑर्डर प्लेस करोगे तो 3 बार खर्चे होंगे, ठीक है ना? जितनी बार ऑर्डर प्लेस करोगे उतनी बार आपके खर्चे होते रहेंगे। तो कहते हैं आज आपका बर्थडे और आप अपने दोस्तों को इनवाइट करें, लेकिन आपने इनवाइट किया 3 तरीके से, सुबह वाले दोस्त अलग है, दोपहर वाले दोस्त अलग है, रात वाले दोस्त अलग है, ठीक है ना? सुबह वाले गली मोहल्ले वाले दोस्त हो गए, दोपहर को जो स्कूल के टाइम पे थे और शाम को जो भी नए कॉलेज वाले बने, तो आपने चाहा कि मेरे कोई भी दोस्त एक दूसरे से ना मिले ताकि मेरी कोल पट्टी ना भूल जाए, ठीक है ना? बचपन जो गली वाले उनको तो सारी कहानी पता नहीं मैं क्या था क्या हूँ, ठीक है ना? स्कूल वालों को थोड़ा सा पता था, कॉलेज वालों को पता ही नहीं था, तो सब एक दूसरे से मिल जाएंगे तो कहानी क्या होगी? तो ऐसे में आपने तीनों लोगों को बुला रखा, लेकिन टाइमिंग रखा हुआ है अलग अलग। तो आपको उन सबको मान लीजिए आपने पिज्जा खाना है, तो एक ऑप्शन तो है कि सुबह ही सारे ऑर्डर एक ही बार में प्लेस कर दो, जितने दोस्तों को बुलाना है, टोटल नंबर ऑफ पिज्जा मान लीजिए 50 चाहिए, 50 एक बार में ऑर्डर कर सकते हो, बट आपको क्या लगेगा? क्या 50 पिज्जा एक साथ मंगाने बाद गर्म करने का खर्चा आएगा फिर तो, क्योंकि मॉर्निंग में आ जाएंगे, इवनिंग तक चलाना है मुझे। तो पहली बात तो है कि हो सकता है कि इवनिंग में बहुत सारे लोग मना कर जाने से पहले हो सकता है कोई फंक्शन हो, तो यदि मैं उन लोगों के लिए मंगवा लूँ तो मुझे लगता है आएंगे और पता चला आए नहीं शाम को, तो मेरा नुकसान हो सकता है ना। तो मैंने प्लान क्या किया कि 50 में से 10 अभी मंगा लेता हूँ, 20 दोपहर को मंगाऊंगा तो लोग आ जाएंगे, और 20 शाम को मंगाऊंगा। तो कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? 3 बार। अच्छा 10 मंगाओ या 20 मंगाओ या 20 मंगाओ, ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा सब में तीनों में क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है? आप एक ऑर्डर प्लेस करो या 10 करो या 20 करो, कॉस्ट लगेगी आपकी सेम लगेगी। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा पर ऑर्डर क्या होती है? सेम। तो पहला क्या ध्यान रखना है, जब भी ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है किसकी निकालनी है? एक ऑर्डर की, और एक बार वो निकलने के बाद दूसरे ऑर्डर की कॉस्ट क्या होगी? सेम। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है क्योंकि टाइमिंग का खेल होता है। जिस दिन बारिश हो जाती है दिल्ली शहर में, दिल्ली के बाद किसी भी स्टेट में रहते हो, उस दिन सर्विस क्या हो जाती है? ऑनलाइन होगी, महंगी हो जाती है। पहली बात तो कम हो जाती है और दूसरा महंगी हो जाती है। ज्यादातर केस क्या होता है? नॉन सर्विसेबल एरिया दिखाता है आपके लिए। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि आप तो घर में बैठे हो, लेकिन जो पर्सन डिलीवर करने जा रहे हैं वो बाइक पे, और उसको जल्दी ऑर्डर डिलीवर करने की टेंशन रहती है कि यार कमीशन ना कट जाए मेरी या सैलरी ना कट जाए, वो क्या करता है? तेज चलाता है, और बारिश में बाइक क्या हो जाती है? स्लिप करने का नतीजा क्या है? उसको तो चोट लगने लगनी है, और ऑर्डर भी क्या डिले। आपने कंपनी को फोन करना, 10 बातें सुनानी, एक बार पैसा चला जाए और थोड़ा सा डिले हो जाए तो कौन भी जाएंगे? आप भी और मैं भी, कोई भी होगा तो कौन भी बात समझ के तुम्हारा चाहता है उसको कहते हैं फॉलो कॉस्ट। क्या कहते हैं? ये मेरा ऑर्डर अभी तक यहाँ आधा घंटा हो गया, आपने कहा 15 मिनट में भेज रहे हैं, 1 घंटा हो गया अभी तक यहाँ 15 मिनट बोले थे आपने, मतलब बार बार खाली बैठे कोई काम तो है नहीं, क्या करते रहोगे? हर 5 मिनट में 10 मिनट में 20 मिनट में अलग अलग फोन नंबर से फोन करना चालू कर दोगे, ठीक है? ऐसे में क्या होगा? वो भी परेशान हो जाएगा, वो बार बार किसको फोन करेगा? डिलीवरी बॉय को। वो कहता भाई साहब मैं तो खुद हॉस्पिटल जा रहा हूँ, इस और बंदे को भेज दो हॉस्पिटल, वो मेरे से सामान ले लेगा और डिलीवर कर देगा। अब देने तो हमारे घर पे सामान आता तो हॉस्पिटल कहाँ पड़ गया, समझ लो? फास्ट डिलीवरी के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में बाइक स्किप हो गई, हो सकता है सामने वाला आपसे ज्यादा खा लो, आप तेज चला रहे हो, आप तेज चला, दोनों आपस में मिल गए, उसके भी लगे आपके मिलकर दोनों ऑर्डर क्या हो गए? डिले हो जाएंगे।
तो फॉलो कॉस्ट का मतलब समझ गए, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और ऑर्डर प्लेस करने के बाद जब तक वो ऑर्डर आपको रिसीव ना हो जाए आपको क्या करना चाहिए, सप्लायर से कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी आपका सामान सप्लाई करे। यदि सप्लायर को पता चल जाएगा ये ऑर्डर प्लेस करने का भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता कि इनको कब सामान चाहिए, तो वो क्या करेगा, आपका नाम सबसे लास्ट में डाल देगा, यदि तो बड़ा टेंशन फ्री बंदा है, आपको सामान कब देगा वो सबसे लास्ट। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पर्सन अपॉइंट करना चाहिए जो बार बार किसको कॉल करे, किससे कॉन्टैक्ट बनाए, सप्लायर से। तो वो पर्सन जो बार बार कॉन्टैक्ट बनाएगा सप्लायर से, वो पर्सन का फ्री में काम करेगा हमारे लिए। उसने मोबाइल कॉल किया होगा तो मोबाइल का खर्च आएगा, ईमेल किया होगा तो ईमेल का खर्च आएगा, ईमेल फ्री में थोड़ी हो रहा है, इंटरनेट लग रहा है, जिस रूम में बैठे हो उसका डेप्रिसिएशन लगेगा, रेंट लगेगा, जो चीज आप यूज कर लो फ्री में थोड़ी रहता कुछ भी, ठीक है ना। हमें लगता है इंटरनेट सर्विस फ्री है, मेल करना फ्री है, तो प्रोवाइडर आपको ईमेल सर्विस दे रहा है, लेकिन उस ईमेल के लिए इंटरनेट चाहिए, मोबाइल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, जितने दुनिया के गैजेट्स चाहिए आपको, ठीक है ना। वो सारी चीजें तो खरीदनी पड़ेगी ना, उसका डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही, कौन सी कॉस्ट में शामिल हो जाएगा, फॉलो कॉस्ट, बस समझ में। दूसरा पॉइंट है इंस्पेक्शन कॉस्ट पर लॉट, मतलब क्या हुआ, जब सप्लायर आपको डिलीवर करता है तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आंख बंद करके सामान लेने या चेक कर लेना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए कि जो ऑर्डर आपने प्लेस किया उतनी क्वांटिटी रिसीव हुई नहीं, क्या वही सेम क्वालिटी का मटेरियल जो ऑर्डर के टाइम पे उसने मुझे दिखाया था, ऐसा तो नहीं दिखाया मटेरियल अच्छी क्वालिटी का खरीदते टाइम और भेजा उसने सेकंड क्वालिटी का, थर्ड क्वालिटी का, या हो सकता है 100 किलोग्राम मटेरियल मंगाया और उसने 90 किलोग्राम अच्छी क्वालिटी का देती 10 उसने उसका था नहीं, ऑर्डर पूरा करने के चक्कर में 10 किलोग्राम उसने सेकंड कैटेगरी का सामान भेज दिया और हमने चेक नहीं किया, तो इससे हमारे मन को क्या दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में। जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो ए मटेरियल से बना रहे हैं और उसके लिए 100 किलोग्राम मटेरियल चाहिए था, आया कितना 90, तो कितने की शॉर्टेज हो गई 10 की, 10 उसने ए मटेरियल देकर कौन सा दे दिया बी, तो मिक्सर चेंज हो गया ना, आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पड़ेंगे, मिक्सर चेंज होने से क्या होता है क्वालिटी भी चेंज हो जाती है और साथ में कॉस्ट में भी फर्क आ जाता है। कॉस्ट तो बाकी बात है, पहले तो क्वालिटी में फर्क आ जाएगा, क्वालिटी में फर्क आते कस्टमर हमें परेशान करना चालू कर देगा, भैया जैसा ऑर्डर दिया था वैसा आपने सामान नहीं दिया, ठीक है ना। तो इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी बार करनी पड़ेगी, जितनी बार आपने ऑर्डर प्लेस किया होगा उतनी बार आपका सामान आएगा, जितनी बार सामान आएगा उतनी बार आपको चेक करना पड़ेगा। तो यदि सप्लायर को पता चलेगा ये तो लोग चेक ही नहीं करते, जो मर्जी सामान भेज देंगे फिर आपको, और बाद में कहते हैं भाई हमने तो सही सामान भेजा था आपने नहीं देखा, आपकी गलती है, कोई दिक्कत है सर। जब कभी भी किसी से कोई भी चीज परचेज करते हैं, परचेज के टाइम पे भले कितने जान पहचान वाला क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, सामान जरूर चेक कर लेना चाहिए, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग मटेरियल क्या मतलब है इसका, अगर सामान आपके पास में आ चुका कहाँ पे स्टोर में, तो सप्लायर ने कहाँ तक मटेरियल छोड़ने की जिम्मेदारी ली थी, स्टोर के मेन गेट तक, उसके बाद क्या करोगे, मटेरियल को वहीं रहने दोगे रात भर या अंदर भी लेके आओगे, दिन भर वहीं रहने दोगे, अंदर लेके आओगे तो लाने का खर्चा भी आएगा, ठीक है। लाके कहाँ रखोगे, स्टोर में तो रखोगे, कहाँ पे स्टोर के अंदर आपने अलग अलग प्लेसेस बना रखोगे, जैसे मान लीजिए आपके 10 तरीके के मटेरियल यूज होते हैं ABCD नाम के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्टोर को 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा और सबके आगे पर्ची लगानी पड़ेगी, ए मटेरियल बी मटेरियल सी मटेरियल डी मटेरियल ई मटेरियल, इस तरीके से, ताकि ए मटेरियल आए तो ए मटेरियल वाली जगह पे रख देंगे, बी मटेरियल रिसीव किया तो बी मटेरियल वाली जगह पे रखेंगे, सी मटेरियल आएगा तो सी जगह रखेंगे। फायदा क्या है इससे, फायदा कैसे, ढूंढना नहीं पड़ेगा, वर्कर को यदि बी मटेरियल चाहिए तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, कहाँ मैंने बी मटेरियल रखा होगा, हमें टाइम क्या लगेगा कम, यदि मैं ABCD 10 के 10 मटेरियल सारे के सारे एक ही जगह लाकर रख दूँ तो ढूंढने में समय क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मटेरियल को रिसीव करने के बाद जब मैं गोडाउन में उसको रखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यदि एक ही तरीके का मटेरियल आता है मेरे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी रख दो, लेकिन यदि एक से ज्यादा वैरायटी का मटेरियल आता है मेरे पास में तो मुझे सबको उसकी जगह बनाकर रखनी पड़ेगी, ताकि जब मेरे को जो मटेरियल यूज करना हो जल्दबाजी में गलत ना हो जाए, यूज करना बी मटेरियल गलती से हो जाए सी या सी की जगह डी हो जाए या डी की जगह ई हो जाए, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो वेरिएंस है मटेरियल वेरिएंस को बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना, नेक्स्ट वेरिएंस आ जाएगा और इससे क्वांटिटी वेरिएंस क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसपोर्टेशन, सप्लायर ने मटेरियल आपको डिलीवर कर दिया, ठीक है, तो जितनी बार ऑर्डर प्लेस करेंगे उतनी बार सप्लायर मटेरियल क्या करेगा, डिलीवर, और डिलीवर करते टाइम वो कहता है जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होंगे ट्रक वाले से हम बात कर लेंगे, जब आपका डिलीवर करेगा आपसे पैसे ले लेगा, कौन सी कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट का, कोई भी खर्चा जिसका संबंध ऑर्डर को प्लेस करने से होता है वो सारे खर्चे किसमें शामिल हो जाते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट में। तो दोनों कॉस्ट के बीच में डिफरेंस है, सप्लायर से मटेरियल मंगवाने का जो खर्चा आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट आता है, आने के बाद जब तक वो यूटिलाइज ना हो जाए सही सलामत रखने के खर्चे को क्या कहते हैं, कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक ऊपर पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, यदि कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखा हो, जैसे क्वेश्चन में लिखा था कैरिंग कॉस्ट 10%, अब ये नहीं बताओ 10% किसका निकालना है तो किसका निकालोगे, यदि क्वेश्चन में लिखा है कैरिंग कॉस्ट 10%, सिर्फ इतना लिखा है तो 10% में किस पे कैलकुलेट करूंगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट का 10% निकालूंगा या परचेजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का 10% निकालूंगा, किसका, परचेजिंग कॉस्ट का, क्यों, क्योंकि रखना किसको है, मटेरियल को, तो जो मटेरियल जितना महंगा होगा उसको रखने की कॉस्ट उतनी ज्यादा, मटेरियल सस्ता होगा उसको रखने की कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। अब आप अपने घर में 1 किलो सोना खरीद लो और 1 किलो आलू खरीद लो, पोटैटो, इसको रखने में ज्यादा ध्यान दोगे, 1 किलो आलू तो कहीं पे भी रख के छोड़ के चले जाओगे, ज्यादा 20-25-30 रुपए का नुकसान होगा, चोरी भी हो गया तो 1 किलो सोना कभी गेट पे रखते जाओ और दोस्तों से बात करना चालू कर दो, आप बाजार से 2 चीजें खरीद के लाओ साथ साथ, 1 किलो सोना खरीदे और 1 किलो आपने आलू भी खरीदे, तो इतने में आपका इमरजेंसी में दोस्त का फोन आ गया, कौन सी चीज बीच में छोड़ के जा सकते थे, आलू, सोना थोड़ी छोड़ के जाओगे, सोने के लिए क्या होगा, पहले सेफ्टी वाली जगह ढूंढते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों क्या हो गया 10 मिनट को कॉन्टैक्ट करता हूँ, पहले कोई सामान मेरे पास है उसको रख के आता हूँ, तो आपकी अप्रोच क्या होगी, चेंज होगी, आलू के केस में अलग है, सोने के केस में अलग है, ऐसा क्यों, सोना कॉस्टली है भाई, 1 किलो सोना तो बहुत ज्यादा है महंगा, आज की डेट में कितना रेट चल रहा है, 50-55 हज़ार पर 10 ग्राम है, 1000 ग्राम की कॉस्ट निकाल लो कितनी, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 50 लाख के आसपास आ जाएगा, 50-55 लाख कितना हो जाएगा, यदि 55,000 10 ग्राम का है तो इंटू 100 कर दो, 55 लाख रुपए के आसपास आ गया 1 किलो, अब 55 लाख रुपए 1 किलो सोने की कीमत है, 1 किलो आलू 30 रुपए का, तो 30 रुपए को ध्यान देंगे, 55 लाख को ध्यान देंगे, 55 लाख, तो किस पे आपका फोकस ज्यादा होगा, सेफ्टी किस पे ज्यादा करोगे, जो चीज महंगी होती है, तो कैरिंग कॉस्ट का खर्चा हमेशा किस पे निकलता है, यदि परसेंटेज में रखो तो उसकी कॉस्ट पे। ऐसी गाड़ी का एग्जांपल ले लो, एक आपके पास सेकंड गाड़ी है तो आपने 10 साल पुरानी खरीदी, उसकी लाइफ टोटल 15 साल, सेकंड कार खरीदी 50,000 रुपए की किसी से, ठीक है, तो एक आपने गाड़ी खरीदी अभी 25 लाख की, अब ऐसे में पार्किंग की दिक्कत होती है, तो 50 वाली गाड़ी हो तो कहीं पे भी रास्ते में छोड़ जाते हो, ये सोच के कि एमसीडी वाले आएंगे अपने आप सही जगह लगा के रख जाएंगे, लेकिन 25 लाख की तो गाड़ी आपने खरीदी है ऐसे कहीं छोड़ जाओगे,
क्लास में आने में लेट हो गया, एक बंदा 50 वाली गाड़ी पे आ रहा है, 25 पे आ रहा है, 25 वाला क्लास में नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि उसको पार्किंग की जगह जल्दी में जल्दी से मिलेगी नहीं। तो फिर दिमाग में ये रहेगा कहीं रास्ते में बीच में छोड़ दिया और टो करके लेकर, तो टो वाले तुम्हें पता है कैसे लेके जाते हैं, दो चार निशान बिना लगाए। पता तो लगा चाहिए लोगों को जब तक निशान नहीं लगे हम कैसे लेके जाएंगे गाड़ी, बम्पर बम्पर सब लगाते हैं आगे पीछे, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आपको गाड़ी बीच रास्ते में छोड़ देंगे, तो आप पहले क्या करोगे, सही पार्किंग ढूंढ लोगे और पार्किंग का खर्चा करोगे। लेकिन 25-30-40 हज़ार वाली गाड़ी है, कहीं भी रास्ते में बीच में छोड़ दोगे, तो आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है कॉस्ट के हिसाब से। जितनी ज्यादा कॉस्ट होगी किसी सामान की रखने की, मतलब जो सामान आप रख रहे हो यदि वो कॉस्टली है तो उसकी कैरिंग कॉस्ट भी क्या होगी, उतनी ज्यादा। नोट करके सब कुछ करना है, हो गया सबका। चलिए, तो आज का पहला एग्जांपल आपकी लाइफ में आ चुका है। एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास है 40,000 किलोग्राम, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 1 किलोग्राम 50 रुपए का, कॉस्ट पर ऑर्डर 1,000 रुपए, कैरिंग कॉस्ट कितनी है 10%। अब ये नहीं बता रहा 10% किसका निकालना है, तो आप क्या कहते हो किसका निकालोगे, परचेज प्राइस का। परचेज प्राइस का कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो 10% आपको किस पे कंप्यूट करना है, 50 रुपए। तो 50 रुपए का 10% आपके हिसाब से कितना आएगा, 5 रुपए आएगा। मिनिमम स्टॉक कितना क्वेश्चन है, 2,000 किलोग्राम और ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी है 5,000। अच्छा, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है कोई बता सकता है मुझे, मिनिमम स्टॉक और ऑर्डर क्वांटिटी के बीच में, बोला मत। मिनिमम स्टॉक का मतलब जब कभी हमारे इमरजेंसी आ जाए, सप्लायर गुड्स को डिलीवर करने में डिले कर दे, तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उस दिन की वो हम आसानी से पूरा कर सके। तो हमें लगता है हमारे यहाँ एक दिन में 500 किलोग्राम मटेरियल की जरूरत पड़ती है और सप्लायर में मैक्सिमम 4 दिन तक डिले कर सकता है। तो 4 दिन में 500 किलोग्राम के हिसाब से हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी हो सकती है, 2,000। तो उस स्टॉक को जो हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा, मुसीबत के टाइम पे दूर करेगा, उसके लिए हमने एक्स्ट्रा मटेरियल अपने पास बचा के रख दिया, उसको कहते हैं मिनिमम स्टॉक। ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब जो क्वांटिटी में रेगुलर बेसिस पे सप्लायर से मंगवाता हूँ, ठीक है ना, जो क्वांटिटी में सप्लायर से रेगुलर बेसिस पे मंगवाता हूँ। हर बार 5,000, आज 5 मंगवा लिया, जैसे 5 खत्म हो जाएगा फिर से कितना मंगवाऊंगा 5,000, फिर 5 खत्म हो गया फिर कितना 5,000। तो वो क्वांटिटी जिसका ऑर्डर में बार बार करूंगा वो सब कहते हैं ऑर्डर क्वांटिटी। और कई बार इसका नाम क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, रीऑर्डर क्वांटिटी। रीवर्ड क्यों लग गया, क्योंकि यही क्वांटिटी बार बार क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ऑर्डर क्वांटिटी कह दो या रीऑर्डर क्वांटिटी कह दो, एक ही क्वेश्चन में एसीसी निकालना है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला याद है किसी को, बताओ भी क्या फॉर्मूला लिखा है, बोलो भाई। बिल्कुल सही, ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 प्लस मिनिमम स्टॉक, इससे क्या निकलता है एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर किलोग्राम पर एनम। तो एनुअल कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 प्लस मिनिमम स्टॉक। मिनिमम स्टॉक किसी क्वेश्चन में हो भी सकता है और किसी क्वेश्चन में एग्जाम में हो सकता है ना भी, ऑप्शनल होता है। मैंडेटरी क्या होता है ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कैरिंग कॉस्ट पर किलोग्राम पर एनम। अब वैल्यू पुट कर दो, 5,000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2,000, मतलब कि 5,000 को 2 से डिवाइड किया 2,500 प्लस 2,000 4,500 इंटू कितना लिखूं 22,500। नोट कर लीजिए आप भी। कोई दिक्कत इसमें, हो गया सबका। देखिए भाई, अभी तक मैं आपको क्या चीज निकालना सिखा चुका हूँ, टोटल मटेरियल कॉस्ट। इसमें 3 चीजें शामिल होती है, परचेजिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो ये पॉइंट हो गया पुराना, आज के लिए नया पॉइंट आपके लिए। यदि किसी क्वेश्चन को पढ़कर आपको लगे कि आपसे क्या पूछ रहे हैं, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब आपको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करने की ऑप्शन दे रहे हैं। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि आपको चॉइस करना है कि कौन सी क्वांटिटी खरीदें, तो आप अपनी कंपनी की अपने बिजनेस की टोटल मटेरियल कॉस्ट को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। मतलब कि जब मैं सप्लायर के पास जा रहा हूँ मटेरियल खरीदने, तो उसने सबसे पहले मुझसे पूछा कि पूरे साल में कितना मटेरियल चाहिए। मैंने कहा कि पूरे साल में मुझे 1 लाख किलोग्राम मटेरियल की जरूरत है। पहला क्वेश्चन सप्लायर ने मुझसे क्या पूछा, पूरे साल में कितना मटेरियल आपको चाहिए, मैंने कहा 1 लाख। अगला क्वेश्चन सारा आज चाहिए या किस्तों में चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कितना चाहिए, दूसरा कैसे चाहिए। यदि 1 लाख किलोग्राम मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और आप सारा का सारा 1 लाख किलोग्राम अभी खरीदना चाहते हैं, तो ऑर्डर क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 1 लाख किलोग्राम की। वो कहते हैं 2 बार में तो 50,000 50,000, तो ऑर्डर क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 50,000। यदि मैं 4 बार में खरीदना चाहता हूँ तो 25,000 25,000 25,000 25,000, ऑर्डर क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 25,000। मैंने कहा मुझे तो 10 बार में खरीदना है, तो 1 लाख को यदि मैं 10 बार में खरीदूंगा तो हर बार कितना खरीदना पड़ेगा 10,000, तो ऑर्डर क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 10,000। अब मेरे सामने समस्या क्या है कि मेरे पास 4 ऑप्शन आ चुके हैं। कितने ऑप्शन आ गए 4। पहला ऑप्शन क्या था 1 लाख किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन क्या था 50,000 50,000, तीसरा ऑप्शन क्या था 25 25 25 25, चौथा ऑप्शन क्या था 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, कितनी बार 10 बार। अच्छा एक बात बताइए, मैं एक बार में 1 लाख किलोग्राम खरीदूं या 50-50 करके 2 बार खरीदूं या 25 करके 4 बार खरीदूं या 10 बार खरीदूं, आना कितना है 1 लाख आना, ठीक है। तो फिर क्यों फर्क पड़ेगा मेरी कॉस्ट पे, फिर मेरी कॉस्ट पे क्यों फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पर फर्क पड़ जाएगा। यदि मैं एक ऑर्डर प्लेस करूंगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो एक बार की आएगी, बट मटेरियल 1 लाख किलोग्राम एक बार में खरीदना पड़ेगा, जिससे मेरी कैरिंग कॉस्ट क्या होगी बहुत ज्यादा आएगी, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि 1 लाख किलोग्राम मटेरियल को खरीदने के लिए मेरा इंटरेस्ट का खर्चा पड़ेगा, दूसरा बड़े साइज का गोडाउन लेना पड़ेगा, ज्यादा स्टाफ रखने पड़ेंगे, इंश्योरेंस का खर्चा पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट क्या होगी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मैंने सोचा यार कैरिंग कॉस्ट को घटाता हूँ, सामान कितनी बार में मंगा लेता हूँ 2 बार में। तो जो
जो खर्चा ऑर्डरिंग का एक बार था अब वो कितना होगा, 2 बार का, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ने लगेगी और कैरिंग कॉस्ट घटने लगेगी, क्योंकि जहां मैं 1 लाख किलोग्राम खरीदता मटेरियल अब कितना खरीदूंगा 50 का, जब वो 50 खत्म हो जाएगा तब दूसरी बार 50 आएगा, तो फिर मुझे रखने का खर्चा कितने बढ़ाना पड़ेगा 50 का, एक बार में तो 50 का ही ना, जब 50 खत्म होगा तभी तो दूसरा 50 आएगा, ठीक है। यदि 25 करके खरीदूंगा 4 बार में तो मेरे को नंबर ऑफ ऑर्डर मेरे 1 से 2 हुए, 2 से कितने हो गए 4 ऑर्डर बढ़ गए, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गया, लेकिन कैरिंग कॉस्ट दूसरी तरफ कभी जानी कम होती जा रही, क्योंकि जहां मुझे पहले 1 लाख किलोग्राम मटेरियल को रखने का खर्चा उठाना पड़ता था, मैंने जब 2 ऑर्डर प्लेस कर दिए तो 50 का खर्चा रखा, जब 4 ऑर्डर प्लेस कर दिए तो 25 को रखने का खर्चा आएगा, और यदि मैं 10 ऑर्डर प्लेस करूंगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर 10 हो जाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और कैरिंग कॉस्ट क्या होगी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों कॉस्ट के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा है, किस चीज का, एक को घटाता हूं दूसरी बढ़ जाएगी, दूसरे को घटाऊंगा तो पहली बढ़ जाएगी। इनवर्स रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है इनवर्स, जहां पे इनवर्स रिलेशन होता है वहां पे हमें देखना पड़ता है कि नुकसान कहां पे कम हो है, जिस क्वांटिटी पे हमारा नुकसान कम से कम है, मतलब कहां पे हमें खर्चा कम करना पड़ता है, तो जिस क्वांटिटी पे हमारी कॉस्ट कम आएगी हम उस क्वांटिटी को कहते हैं ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। नोट कर लीजिए पहले सारे पॉइंट। तो जब मुझे डिसीजन मेकिंग करनी हो, क्या करनी हो डिसीजन मेकिंग, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, और डिसीजन मेकिंग निकालते टाइम मुझे टोटल मटेरियल कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझे टोटल मटेरियल कॉस्ट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, और डिसीजन मेकिंग करते टाइम मुझे किसकी जरूरत नहीं है टोटल मटेरियल कॉस्ट की, मुझे किसकी जरूरत है रेलेवेंट कॉस्ट की। रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब क्या, ऐसी कॉस्ट जो आपके डिसीजन को चेंज करती हो, ऐसी कॉस्ट जो आपके डिसीजन को चेंज करती है उस कॉस्ट को क्या कहते हैं रेलेवेंट कॉस्ट, और जो कॉस्ट आपके डिसीजन को चेंज नहीं करती ऐसी कॉस्ट को क्या कहते हैं इररेलेवेंट कॉस्ट। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट में रेलेवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट कॉस्ट दोनों हो सकती है, टोटल मटेरियल कॉस्ट में रेलेवेंट कॉस्ट भी हो सकती है इररेलेवेंट कॉस्ट भी हो सकती है, तो मुझे से कौन सी कॉस्ट चाहिए डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। तो इंटर में तो छोटा सा पार्ट है, फाइनल में अलग से पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, करीब 6 से 7 क्लास लग जाती है खाली रेलेवेंट कॉस्ट को समझाने में, ठीक है ना। तो यहाँ तो हम 5 मिनट में समझ लेंगे, 6 क्लास वाला 3 घंटे की, 6 क्लास 18 घंटे का काम 5 मिनट में समझ लें, ठीक है। तो इंटर फाइनल का लेवल में बहुत डिफरेंस है, नोट सारे पॉइंट्स। तो अभी पहले सब लिखो, एक क्वेश्चन करिए तो आपको क्लियर होगा कि कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है कौन सी कॉस्ट इररेलेवेंट है। इन शॉर्ट में बस ये समझने कि जिस कॉस्ट से मेरा डिसीजन चेंज हो जाता है वो रेलेवेंट है, और जो कॉस्ट मेरा डिसीजन चेंज ना करता है वो क्या मेरे लिए इररेलेवेंट है, ठीक है ना। सपोज करते हैं आपको कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है, चिप्स का पैकेट खरीदना है, शॉर्ट एक एग्जांपल लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक 10 रुपए की है, ये दुकान पे भी बी दुकान पे भी, कितनी शॉप्स हैं 2 शॉप्स हैं, दोनों शॉप पे कोल्ड ड्रिंक कितने की मिलती है, आपको खरीदनी है 10 रुपए की 10 रुपए की, साथ में आपको कोल्ड ड्रिंक के साथ क्या चाहिए चिप्स, पहले शॉपकीपर जो ए है वो आपको चिप्स का पैकेट 10 का देता है, और दूसरा वाला क्या कहता है कोल्ड ड्रिंक के साथ चिप्स 9 रुपए का मिलेगा आपको, कोल्ड ड्रिंक खरीदोगे तो चिप्स का पैकेट 10 वाला कितने में देंगे 9, पहले वाले से कॉस्ट कितनी आ रही है 10 कोल्ड ड्रिंक की 10 चिप्स की 20 रुपए, और दूसरा 10 रुपए प्लस 9 रुपए 19 रुपए, तो कोल्ड ड्रिंक तो किसी से भी खरीदो, लेकिन चिप्स का पैकेट पहले वाले केस में 10 का, दूसरे वाले केस में कितना 9 का, तो किसने आपका डिसीजन चेंज करना है, एक की जगह बी पे जाओ चिप्स है, तो चिप्स की कॉस्ट क्या होगी रेलेवेंट होगी ना, क्योंकि वो आपका डिसीजन चेंज कर रहा है। यदि आप चिप्स नहीं खरीदते चिप्स नहीं खरीदते तो दोनों दुकान पे कोल्ड ड्रिंक कितने की थी 10 रुपए की थी, किससे खरीदे किसी से भी खरीदो, इसका मतलब ए और बी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं किससे खरीदूं, लेकिन जैसे चिप्स का पैकेट 10 से 9 हो गया, ए पे 10 का बी पे 9 का, तो पहले वाले केस में टोटल कॉस्ट आ रही थी 20 रुपए और दूसरे वाले केस में कितनी आ रही है 19। अब आप एक बात बताइए कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है मेरे लिए इररेलेवेंट, और चिप्स की कॉस्ट कौन सी है रेलेवेंट है, 10 और 10 20 10 और 9 19, तो 10 रुपए पहले वाले में भी आते दूसरे वाले में भी, पहले वाले तो 10 था कोल्ड ड्रिंक के नाम से, कौन सी कॉस्ट थी इररेलेवेंट, तो डिसीजन मेकिंग मेरे को 20 और 19 पे नहीं करना 10 और 9 पे, ठीक है ना। आपकी जब से पैसे कितने जाने, ए दुकान पे 20 रुपए और बी दुकान पे 19 रुपए, क्योंकि आप दोनों चीजें खरीद रहे हैं, लेकिन बी दुकान पर क्यों गए ए को छोड़कर, क्योंकि पहला वाला मुझे 1 रुपए सामान महंगा बेच रहा था, दूसरा वाला सामान 1 रुपए सस्ता दे रहा था, और पैसा बचाना मेरा मेन काम है, हम तो कॉस्ट अकाउंटेंट है ना होंगे, हमें क्या करना है कंपनी के लिए कॉस्ट को मिनिमाइज करना, बस समझ में। तो रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी होती है जो आपके डिसीजन को चेंज कर देती है, और इररेलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट है तो आपकी जेब से जा तो रही है और उसका डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है। 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पहले दुकानदार से खरीदे, दूसरे से खरीदना तो भाई पैसा तो जाने जाने, पर वो मेरी कॉस्ट कौन सी है इररेलेवेंट है। तो कई बच्चे सोचते हैं इररेलेवेंट कॉस्ट में पैसे जाएंगे नहीं, जाएंगे जरूर, पर उसका डिसीजन से कोई लेना देना नहीं होता। और रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी है, पैसे तो केस में भी जाने, वो आपका डिसीजन क्या करता है, ए शॉपकीपर से बी शॉपकीपर पे चला गया, बात समझ आ गई। सपोज करते हैं किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट की क्लास खरीदनी है, उन्होंने डायरेक्ट टीचर से कांटेक्ट किया, उन्होंने 10% डिस्काउंट देंगे, उस बच्चे ने मुझसे बात की, मैंने कहा 15% दिलवा दूंगा रेफरेंस के नंबर, अब किसे खरीदेगा वो बच्चा, हमसे लेगा क्यों, क्योंकि उसको हमारी तो कितने परसेंट का फायदा हो गया 5% का, और 5% ज्यादा अमाउंट है 250 रुपए, 250 तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिसको लगता है 250 रुपए कम है वो जरूर मुझे दे दिया करें, ठीक है ना। हम लोगों को 1 रुपए नहीं दे सकते, 250 रुपए तो बहुत बड़ी बात है, डिसीजन 2 मिनट में क्या हो गया चेंज हो गया। जिस टीचर की क्लास खरीदनी है डायरेक्ट आप उससे लेके इनडायरेक्टली किससे ले रहे हैं हमारे थ्रू, क्योंकि 250 रुपए का आपको फायदा हो रहा है, क्लास वही है तो मेरे थ्रू लो या किसी और टीचर के थ्रू लो, डायरेक्ट टीचर से लो, टीचर की लेनी लिंक तो वही आएगा, लिंक गूगल लिंक का, बट पैसे तीनों केस में क्या होंगे, या 2 केस है 2 चॉइस है, डायरेक्ट और मेरे थ्रू, तो ए ऑप्शन डायरेक्ट हो गया, बी ऑप्शन नहीं हो गया, किसके थ्रू पसंद करेंगे। अच्छा मैं भी कहता हूं 10% नेक्स्ट टाइम डिमांड डिस्काउंट मिलेगा आपको, वो भी कहते हैं 10%, फिर क्या हो गया किसी से भी, फिर पैसे से डिसीजन नहीं चेंज हो रहा, फैसिलिटी से मैंने यार हमसे खरीदोगे वो आपका आज ही मिल जाएगी, और वहां पे एक हफ्ते बाद आएगी, आप क्या कहोगे, पैसे तो कोई फर्क पड़ रहा है, पैसे तो तब भी फीस उतनी जा रही थी 6000 फीस थी, 10% डिस्काउंट, इधर 5400 पे करो या उधर 5400 पे करो, अमाउंट सेम है, फैसिलिटी आपका डिसीजन क्या कर रहे हैं, और फैसिलिटी पैसे में तो है नहीं, फैसिलिटी पैसे में थोड़ी है, आपने कहा बुक एक हफ्ते में आएगी, यहाँ आपके अपने किससे ले लेते हैं यहीं ले लेते हैं, बस समझ में, तो अलग अलग तरीके होते हैं। तो जब कभी मुझे डिसीजन मेकिंग करनी हो, डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या, 2 चॉइस है और उसमें से बेस्ट चॉइस मेरे को सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है, और यहाँ पे मुझे बेस्ट क्या देखना होता है, तो मेरे पैसे को बचाए, मेरा खर्चा क्या करें कम। तो मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो ये करनी है कि किस क्वांटिटी को मैं परचेज करूँ सप्लायर से, कि उस क्वांटिटी को खरीदने के बाद मेरी कॉस्ट क्या हो जाए कम से कम हो जाए,
तरीके की कॉस्ट होती है, रेलेवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट। तो डिसीजन मेकिंग में कौन सी कॉस्ट चाहिए होती है? रेलेवेंट। तो इररेलेवेंट कॉस्ट को पहले ढूंढो और क्या कर दो, साइड कर दो, हटा दो। जो कॉस्ट मेरे डिसीजन पे फर्क ही नहीं डालती, 10 रुपए कोल्ड ड्रिंक का जो एग्जांपल दिया था उसको साइड करो ना। डिसीजन कौन चेंज कर रहा है? कॉस्ट ऑफ चिप्स। एक जगह 10 रुपए का, दूसरी जगह 9 रुपए। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपकी डेट में सारी करते हैं, ठीक है जी। आपने दो ऐप खोल ली, दो मोबाइल में अलग, लिंक खोल ली, स्विगी खोल ली, कोई भी ले लो, दो बिग बास्केट ले लो, कोई भी ले लो, दो ऐप खोल ली, 4 सामान खरीदे, 3 तो सामान है उनकी प्राइस दोनों जगह क्या सेम। चौथा 2 रुपए कम था एक जगह, टोटल बिल था 5000 का, एक जगह दूसरी जगह आ रहा था 4998। कहां से खरीदोगे? और दोनों ने लिखा था 5 से 10 मिनट में डिलीवरी कर देंगे और डिलीवरी फ्री। आप किससे खरीदोगे? 4998 वाले से, मतलब 2 रुपए कम। अबे 2 रुपए तो होते ही है, तब 50 पैसे क्यों ना बचे? डिसीजन 2 मिनट में क्या हो गया? ठीक है ना। यदि आपने कंपेयर नहीं किया होता, पहले वाले से आपने 5000 का सामान खरीदा था, फिर तो डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग हमेशा किसके बीच में होती है? दो ऑप्शन के बीच में, मिनिमम कितने? तो अभी 3 ऐप खोल ली, बिग बास्केट भी खोल लिया, स्विगी भी खोल लिया आपने, ब्लिंकिट भी खोल लिया, तो फिर आपके पास कितने हो गए? 3। तो बिग बास्केट खोला, उसमें कहा भाई 5 मिनट की जगह हम आपको 15 मिनट देंगे, लेकिन प्राइस आपका है 4995। आप क्या कहोगे? एक जगह 5000 5 मिनट में भेजेगा, दूसरा 10 मिनट में देगा लेकिन 4998 है, और तीसरी जगह 10 मिनट की जगह 15 मिनट का टाइम लगेगा लेकिन बिल आएगा 4995। आप क्या कहते हो? तो टाइम की इंपॉर्टेंस देखनी पड़ेगी आपको। आपका टाइमिंग है 5 मिनट से ज्यादा, तो क्या करोगे? फिर तो पैसे इंपॉर्टेंट ही नहीं है। पैसा इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए और गेस्ट आपके घर पे आए हुए हैं, तो आप क्या कहोगे? भैया 5 रुपए सस्ती कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, लेकिन उसके लिए आपको 15 मिनट रुकना पड़ेगा। भाई साहब रुक सकते हो? तो मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, नहीं रुक सकते जा सकते हो, पानी पियो जा सकते हो, बोला पड़ता है ना, ठीक है ना। या तो बातों में ज्यादा इतनी आटे आपके पास, तो अपना घर दिखाना चालू कर दो, अपनी ट्रॉफियां दिखाओगे तो आपके पास है कोई चीज, तो ठीक है ना। और नहीं है कोई तरीका तो ऐसा, तो वो कहता है भाई 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है, तो फिर 5 मिनट वाले को आपको प्रेफर करना पड़ेगा। प्लस केस पे पैसे को नहीं देखोगे, किसको देखोगे? टाइम। तो डिसीजन मेकिंग टाइम के बेस पे कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पैसे। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? पैसे की। टाइम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कॉस्ट पे तो कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, टाइम कहाँ से आ गया? होल्डिंग पीने तो भैया रुक नहीं पीने, जा नुकसान दे रहा है, ठीक है ना। तेरे चक्कर में हम नुकसान क्यों करें? देखो तो बिना बताया आ गया, तो पहले बताया होता कि भाई साहब मांगे, हम पहले ऑर्डर प्लेस करके चुके होते, ठीक है ना। तो जब कभी भी किसी के घर जाओ, पता के जाओ, ताकि वो अपना डिसीजन ले सके, तुम्हारे चक्कर में उसका नुकसान ना हो। तो जो तुम्हारे घर में है उसको भी हमेशा ये करना चाहिए, पता क्या है, कम से कम आधे घंटे पहले, ताकि घर में यदि सामान नहीं है तो इमरजेंसी में महंगा ना खरीदना पड़े। बात समझ आ रही है? चलिए, तो स्टेप नंबर 1 क्या यहाँ पर? आपको यहाँ पे रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है। रेलेवेंट कॉस्ट में जो हमारी 3 तरीके की कॉस्ट होती है, परचेजिंग, ऑर्डरिंग और कैरिंग। एक जगह मैंने रेलेवेंट कॉस्ट में परचेजिंग कॉस्ट ले रखा है, आपके सामने ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, रेलेवेंट कॉस्ट आरसी निकालते टाइम मैंने एक जगह परचेजिंग कॉस्ट को ले रखा है और दूसरी जगह परचेजिंग कॉस्ट नहीं ले रखा। इसका मतलब परचेजिंग कॉस्ट एक बार रेलेवेंट कॉस्ट है और एक बार परचेजिंग कॉस्ट इररेलेवेंट कॉस्ट। तो मुझे कैसे पता चलेगा परचेजिंग कॉस्ट रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है? ये पॉइंट बस आप नोट कर लीजिए, जो एग्जांपल मैं आपको दूंगा वहां पे क्लियर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आज का एग्जांपल कौन सा है? इस एग्जांपल को ढंग से समझ लेना। ढंग से समझने के बाद आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप खुद कर पाएंगे, और नहीं समझोगे तो सारे मुझसे करवाओगे। और यदि सारे मुझसे करवाए फिर एग्जाम में मैं होऊंगा नहीं, हम लोग क्या हो सकता है आपके साथ, चांसेस बढ़ जाएंगे। दिसंबर से जून, जून से दिसंबर, ऐसे चलता है। तो सारी चीजें बड़े ध्यान से सुना करो। कई बच्चे मैंने देखे जो क्वेश्चन हमसे पूछते हैं डाउट्स, वो क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं, और जो क्लास हम उनको दे रखे वो ध्यान से सुनते नहीं। थोड़ी देर उनको बताना पड़ता है इस क्वेश्चन के बाद ये चीज हमने बोली थी। अच्छा सर वीडियो भी देखनी है? अरे वीडियो परचेज ही होगी थी जब देखनी नहीं तो। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन आपके बनाया हुआ है जिसमें मैं टोटल कॉस्ट के बारे में भी बात करूंगा, रेलेवेंट कॉस्ट के बारे में भी बात करूंगा। टोटल कॉस्ट में रेलेवेंट कॉस्ट और रेलेवेंट कॉस्ट दोनों शामिल होती है, क्योंकि वो पैसा जो मुझे देना है वो टोटल कॉस्ट होती है। और रेलेवेंट कॉस्ट कब यूज होती है? जब आपको चॉइस करनी होती है कि कौन सा चॉइस बेस्ट है, कौन सा चॉइस बेस्ट है। आपको पेन ड्राइव खरीदनी है कंपनी की, ठीक है। सपोज करते हैं 64 जीबी की पेन ड्राइव खरीदनी है, तो दो जगह से खरीद सकते हो, लक्ष्मी नगर मार्केट से जो रिटेल मार्केट है, और एक आपकी होलसेल मार्केट है नेहरू प्लेस दिल्ली के अंदर। मैं दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूँ। दोनों जगह कंपनी का जो प्राइस है वो 600 रुपये 600 रुपये। कहाँ से खरीदना चाहोगे यदि आप लक्ष्मी नगर रहते हो? क्यों? परचेज प्राइस और 600 रुपये लक्ष्मी नगर में, परचेज प्राइस उसी पेन ड्राइव की नेहरू प्लेस में भी। दो अलग अलग मार्केट होगी, मार्केट ए लक्ष्मी नगर, मार्केट बी नेहरू प्लेस। परचेज प्राइस क्या सेम 600 रुपये 600 रुपये। पर यहाँ पर आपकी लाने की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो मान लीजिए पैदल ही चले जाएंगे, या हो सकता है आपने किसी बंदे को भेज दिया, वो कहते हैं 10 रुपये लूंगा पेन ड्राइव डालूंगा आपकी लक्ष्मी नगर से, तो मेरे को सिर्फ लाने के लिए कितने पैसे देने पड़े? 600 रुपये पेन ड्राइव के, 10 रुपये लाने के, 610 रुपये में काम बन गया। यदि उसी पर्सन को नेहरू प्लेस भेजता हूँ, 40 रुपये जाने का किराया, 40 रुपये आने का किराया, 10 2 घंटे या 3 घंटे आने जाने में वेस्ट हो जाएंगे। कहाँ से खरीदना पसंद करेंगे? लक्ष्मी नगर से लेंगे, क्योंकि यहाँ 610 की पड़ रही है और वहाँ पे 680 की पड़ेगी। सेम क्वालिटी सेम कंपनी सबको सेम है, कहाँ से खरीदूंगा? जहाँ से मेरी कॉस्ट क्या है कम। अब 600 रुपये वाला सामान 600 में मिल रहा है दोनों जगह, तो परचेजिंग कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? परचेजिंग कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? सारे लोग बोले रिलेवेंट। क्यों? क्योंकि उससे मेरे डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कैसे पड़ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक जगह 10 रुपये, दूसरी जगह 80 रुपये। कौन मेरे पैसे बचा रहे? लक्ष्मी नगर बचा रहे। तो लक्ष्मी नगर से परचेज करना मेरे को फायदेमंद रहेगा, तो मैं अपने स्टाफ को क्या बोलूंगा? लक्ष्मी नगर से लिया, ठीक है ना। अब दूसरा केस, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। नेहरू प्लेस से मैं पेन ड्राइव लेता हूँ, वो कहते हैं 15% आपको डिस्काउंट देंगे, होलसेल मार्केट है ना, डिस्काउंट मिलता है। अब लक्ष्मी नगर रिटेल मार्केट है, वो कहता है 600 की पेन ड्राइव 600 में देंगे, 600 की पेन ड्राइव 600 में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10 रुपये, टोटल कितना लगा? 610। नेहरू प्लेस जाते हैं, वो कहते हैं 15% डिस्काउंट देंगे, 600 वाली कितने में मिलेगी? 15% डिस्काउंट पे 510, और किराया कितना लगा? 80, 40 आना 40 आना, अब कितने की पड़ेगी? 590 नेहरू प्लेस से, और यहाँ पे कितने की? 610। कहाँ से खरीदेंगे? नेहरू प्लेस से। ऐसा क्यों? अब परचेजिंग कॉस्ट कौन सी है? परचेजिंग कॉस्ट एक जगह 600 है, दूसरी जगह 510 है। रेलेवेंट होगी ना, डिफरेंट होगी ना। और डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट क्यों है?
डिस्काउंट मिलेंगे। तो जब डिस्काउंट मिलता है परचेज प्राइस पे, तो परचेज प्राइस पे डिस्काउंट मिलने के बाद परचेजिंग कॉस्ट क्या होती है, घट जाती है, जिससे मुझे क्या होता है, फायदा होता है। तो मैंने क्या लिखा था, ये पॉइंट लिखा था कि आपको डिस्काउंट अलाउ होने पर, डिस्काउंट अलाउ होने पर परचेजिंग कॉस्ट क्या बन जाती है, रेलिवेंट। जो 600 वाला सामान था वो 510 में मिल रहा है 15% डिस्काउंट के बाद, तो वो डिसीजन मेकिंग में कंसीडर की जा रही है, क्योंकि उसकी वजह से मेरी कॉस्ट पे फर्क पड़ रहा है। जो चीज 610 वाली चीज अब वो कितने में हो गई, 590 में हो गई, 20 रुपए का फायदा हो गया। तो मैं अपने स्टाफ को क्या कहूंगा, लक्ष्मी नगर की जगह इस बार कहां से लेके आना, नरू प्लेस से। वो कहता था 3 घंटे का आने का टाइम लगेगा। मैंने कहा ऐसे कौन सा तू काम कर रहा है कुछ यहाँ पे, अभी खाली बैठा था, गाड़ी में खाली बैठा था बस में, पर तेरे आने से यदि तू नरू प्लेस से लाएगा तो 610 वाली चीज मुझे 690 में पड़ेगी और 590 में पड़ेगी, 20 रुपए मेरी कॉस्ट होगी, कम हो गई। एक पेन ड्राइव का एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि बहुत सारी पेन ड्राइव लेते हैं तो कैरिंग कॉस्ट पे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है मेरी उस पर तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी जो परचेज प्राइस है उस पर क्या होगा, ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि परचेजिंग कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट कब बनती है, कोई बताएगा। जब सप्लायर मुझे परचेज प्राइस पे क्या देता है, डिस्काउंट, और यदि सप्लायर परचेज प्राइस पे डिस्काउंट ना दे तो वो कौन सी कॉस्ट है, इररिलेवेंट है। तो पहला एग्जांपल क्या था, लक्ष्मी नगर में भी पेन ड्राइव की परचेज प्राइस 600 है और नेहरू प्लेस में भी कितनी है, 600। तो कहां से खरीदूं, कहीं से भी खरीद सकता था, लेकिन लाने का खर्चा लक्ष्मी नगर में 10 रुपया था, वहां पे कितना है 80, तो 600 रुपए इररिलेवेंट कॉस्ट थी और 10 रुपए और 80 रुपए कौन सी कॉस्ट थी, रेलेवेंट कॉस्ट थी। तो डिसीजन मेकिंग किसके ऊपर होगा, 10 और 80 में कौन कम है, इसको इग्नोर कर दिया मैंने, इसको इग्नोर कर दिया मैंने, 600 को इग्नोर कर दिया। 600 क्या था, परचेज प्राइस, बस सुन रहे, पहला एग्जांपल था। अच्छा दुकानदार को पैसे कितने दूंगा, लक्ष्मी नगर से लूंगा या नेहरू प्लेस से लूं, 600 प्लस 10, 610, 600 प्लस 80, 680। पैसा देते टाइम रेलेवेंट कॉस्ट भी कंसीडर की जाती है, इररिलेवेंट कॉस्ट भी कंसीडर की जाती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में से कौन सी कॉस्ट आती है, रेलेवेंट। बात समझो बड़े ध्यान से। जब मैं खरीदने जाऊंगा तो दुकानदार को ये थोड़ी कहूंगा कि पेन ड्राइव की दोनों जगह कॉस्ट सेम है, डिफरेंस जीरो, इसलिए पैसे नहीं दूंगा पेन ड्राइव आपको, ऐसा होगा कभी, पैसे तो देने पड़ेंगे। तो जब मैं पैसे देने जाऊंगा पेन ड्राइव के खरीदने के टाइम पर, तो पेन ड्राइव के तो पैसे देने पड़ेंगे, चाहे वो प्राइस यहाँ पे और वहां पे क्या हो सेम। मेरे लिए वो इररिलेवेंट कॉस्ट है डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर पैसा तो मुझे देना पड़ेगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉस्ट रेलेवेंट भी होती है, इररिलेवेंट भी होती है, लेकिन जब मैं खरीदने जाऊंगा सामान तो मुझे तो दोनों के पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग करूंगा, कंपैरिजन करूंगा, कहां से खरीदूं, किससे खरीदूं, कितना खरीदूं, कौन सी कॉस्ट पे डिसीजन होगा, रेलेवेंट कॉस्ट होगा। बात समझ में आ गई सबको, नोट किया किसी ने, क्वेश्चन हो गया सबका। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते, क्या लिखा होगा, एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स, एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स कितनी है, 10,000 यूनिट। फिनिश गुड्स लिखा है, ध्यान रखना क्या लिखा है, फिनिश गुड्स। मुझे किसकी एनुअल डिमांड चाहिए होती है, रॉ मटेरियल की। तो फिनिश गुड्स 10,000 है, 2.5 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड रिक्वायर्ड 20 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल। कहते हैं 2.5 यूनिट बनाने में मुझे कितना मटेरियल चाहिए, 20 किलोग्राम। 2.5 यूनिट बनाने में 20 किलोग्राम चाहिए, तो 1 यूनिट बनाने में कितना चाहिए, तो 20 को 2.5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 8 को क्या बोलते हैं, कन्वर्जन रेट। अरे सबको एक जैसा पढ़ा दो, सब एक जैसा आंसर बोला करो ना, कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट का मतलब फिनिश गुड्स की 1 यूनिट बनाने के लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो 2.5 को बनाने में 20 किलोग्राम, 1 को बनाने में 20 डिवाइड बाय 2.5 इक्वल टू 8 किलोग्राम, जिसको कहते हैं कन्वर्जन रेट। अब यदि 1 यूनिट बनाने में 8 किलोग्राम मटेरियल चाहिए तो 10,000 बनाने में कितना चाहिए, 80 का। पहला आंसर आ गया। क्या पूछ रहे थे आपसे, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, तो फॉर्मूला है इसका निकालने का या ऐसे ही मन में जो है बोल देते हैं, एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स इनटू कन्वर्जन रेट का। तो ये आप क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। तो एनुअल डिमांड कितनी थी फिनिश गुड्स की, और 1 यूनिट बनाने में हमें मटेरियल कितना चाहिए। आज समझ में आता कैसे निकाला तुमने, 20 को 2.5 से क्या किया था, डिवाइड किया था, कितना लिखा है, ठीक है ना। अब पूरे साल में मुझे मटेरियल कितना चाहिए, 80,000 किलोग्राम चाहिए। अब दिक्कत क्या रही है, सारा सामान एक बार में खरीदूं, 2 बार में खरीदूं, 4 बार में खरीदूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑर्डर क्वांटिटी के मेरे पास कितने ऑप्शन है। मेरे मन में चल रहा था मैं एक बार में कितना खरीद रहा हूँ, 10,000। यदि ये मैं सोचता हूँ कि एक बार में 10,000 खरीदूं तो कितनी बार मुझे मटेरियल मंगाना पड़ेगा, 8 बार, 80,000 खरीदना टोटल। तो अच्छा यदि मेरे मन में आता है कि 40 खरीदूं, तो मन में आता है 80,000 खरीदूं तो एक बार, तो मेरे पास कितने ऑप्शन आ गए, 3 आ गए। पॉइंट बी में क्या पूछा आपसे, सोच के बताना, डिसीजन मेकिंग का पॉइंट बी में है या नहीं है। एनुअल मटेरियल कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर क्वांटिटी। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं, हर ऑर्डर क्वांटिटी की मटेरियल कॉस्ट बताइए। क्या यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात चल रही है, नहीं चल रही, नहीं चल रही। कौन सी कॉस्ट की बात कर रहे हैं, कौन सी कॉस्ट की बात कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, रेलेवेंट प्लस इररिलेवेंट। मतलब कि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में परचेजिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस क्या निकालना है, कैरी कॉस्ट। जब तक डिसीजन मेकिंग की बात ना आई, जब तक डिसीजन मेकिंग की बात ना आई, हमेशा कौन सी कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। पॉइंट नंबर 1 अगली बात है ना, पॉइंट नंबर 1 मैंने डिसीजन मेकिंग के टाइम पे कौन सा ध्यान रखना है, रेलेवेंट कॉस्ट। जहां डिसीजन मेकिंग की बात ना हो वहां पे कौन सी कॉस्ट निकालनी है, टोटल मटेरियल कॉस्ट। तो पॉइंट नंबर बी में मुझे कौन सा आंसर देना है, टोटल मटेरियल कॉस्ट, मतलब परचेजिंग प्लस ऑर्डरिंग प्लस। मुझे देखना ही नहीं कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है, कौन सी कॉस्ट इररिलेवेंट, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। रेलेवेंट इररिलेवेंट का ध्यान कब करना है, जब आपको कंपैरिजन करना, डिसीजन मेकिंग करनी। पॉइंट नंबर सी पढ़ो, क्या लिखा है, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब वो क्वांटिटी जिसका ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपकी कॉस्ट क्या है, मिनिमम। मुझे यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी, तो क्वांटिटी में कंपैरिजन करना पड़ेगा किस क्वांटिटी पे कॉस्ट मेरी मिनिमम आ रही है, ठीक है। तो बी आंसर में मुझे क्या निकालना है, टोटल मटेरियल कॉस्ट, और सी ऑप्शन में क्या निकालना है, रेलेवेंट कॉस्ट निकालना, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट से, पहले कर लिया सबका, पॉइंट 1 लिख लिया, पॉइंट 2 शुरू करें। चैप्टर बहुत सिंपल है उन बच्चों के लिए जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या पूछे,
पूछ रहे हैं आपसे हर ऑर्डर क्वांटिटी की कॉस्ट बताइए। क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा लगा पढ़ के कंपैरिजन की बात करें, हाँ ना बोलना बस आपको अपने आपसे। किसी बच्चे ने अपने आपको समझा दिया हाँ या तो कंपैरिजन का पॉइंट है, कौन सी कॉस्ट निकाल देगा वो रेंज में, और आपको लगता नहीं यार तो कंपैरिजन की बात ही नहीं चल रही, फिर क्या निकालने टोटल मटेरियल कॉस्ट। तो आपको अपने आप से पूछना है, एग्जाम में 7 बार इस बात पूछ लेना, अपने आप से पूछना क्या क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। टोटल मटेरियल कॉस्ट पूछा हर ऑर्डर क्वांटिटी की, बात खत्म होगी, कंपैरिजन है ही नहीं, कंपैरिजन कब आएगा जब वो कहेगा भाई 2 ऑर्डर क्वांटिटी में मेरी कॉस्ट कितने रुपए बचती है, सेविंग की बात आ जाए, मतलब कंपैरिजन की बात आ जाए, या ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपसे पूछेगा तब आपको कौन सी कॉस्ट निकालनी है, रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है। हाँ जी, आंसर नंबर सेकंड, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल मटेरियल कॉस्ट पर एनम फॉर ईच ऑर्डर क्वांटिटी, हर ऑर्डर क्वांटिटी की मुझे टोटल मटेरियल कॉस्ट निकालनी है। अब जब टोटल मटेरियल कॉस्ट निकालनी है तो एपीसी का मतलब है एनुअल परचेजिंग कॉस्ट, एओसी का मतलब एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और एसीसी का मतलब क्या एनुअल कैरिंग कॉस्ट। निकाल पाओगे, निकालो। कई बच्चे तो परेशान हो गए, मैंने निकाली थी एडीओ इस तरीके से। एडी का एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कॉस्ट पर किलोग्राम, सीपीके का मतलब कॉस्ट पर किलोग्राम। मैंने कहा था भैया फार्मूला याद कर जाना, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर क्वांटिटी इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, ये मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला होता है। कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला कहते हैं ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 प्लस मिनिमम स्टॉक, क्वेश्चन में मिनिमम स्टॉक है नहीं, ठीक है। मैं कैसे भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा यहाँ पे मिनिमम स्टॉक दे भी रखा होगा और मैं कंसीडर नहीं करूंगा, फिर आपको दिमाग खराब हो गया आपका, नहीं वो पॉइंट आएगा तब बताएंगे आपको कब लेते हैं कब नहीं लेते, देखना पड़ेगा। जब मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है तो मिनिमम स्टॉक लेते हैं, और जब हम रेलेवेंट कॉस्ट निकालते हैं तो ऐसी कोई भी चीज जो हमारे आंसर को फ्लक्चुएट ना कर पाए उसे इग्नोर करते हैं रेलेवेंट कॉस्ट मान के। तो ये सारी बातें अभी नहीं करते, जब वो पॉइंट आएगा तब करेंगे, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे सारे पॉइंट, ठीक है ना। तो मैंने जगह छोड़ रखी है राइट साइड पे, समझ में आ रहा है कोई पर्पज है, पहले बता देंगे तो आपको पहले बताने जगह नहीं हमारे पास, तो मैंने स्पेस छोड़ रखा है जान पूछिए, क्योंकि मैं इसी टेबल से क्लियर करना चाहता हूँ टोटल मटेरियल कॉस्ट और रेलेवेंट कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। एबीसी एनुअल परचेजिंग कॉस्ट फॉर्मूला याद है, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल कितना था 80,000 किलोग्राम, 1 किलोग्राम कितने का मटेरियल, 1 किलोग्राम मटेरियल कितने का 10 रुपए का, 80,000 किलोग्राम इंटू ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, और कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था, एक ऑर्डर का खर्चा 4,000 पे 400, ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, कैरिंग कॉस्ट कितनी थी, चलिए जल्दी से बताइए कितना कितना का मल्टीप्लाई करके। अच्छा कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आपने ऑर्डर क्वांटिटी तो 10,000 लिख दिया, लेकिन जब आप परचेजिंग कॉस्ट निकाले तो आपने 80,000 लिखा, 10 को नहीं लिखा। अरे पूरे साल की परचेजिंग कॉस्ट निकालिए ना, मैं 10,000 एक बार में खरीद रहा हूँ, लेकिन खरीदूंगा तो 10 कितनी बार 8 बार खरीदूंगा ना, या तो 8 बार के पैसे जोड़ लो या सीधा 80,000 के पैसे निकालो, एक ही बात है। तो आप ऐसे समझो ना, एक बार में मैं कितना मटेरियल खरीद के ला रहा हूँ, 10,000 खरीद के ला रहा हूँ, मुझे पूरे साल में कितना खरीदना है 80,000, कितनी बार जाऊंगा 8 बार जाऊंगा ना, तो पहले एक बार की कॉस्ट निकाल लेता हूँ, एक बार में मैं कितना मटेरियल खरीद के ला रहा हूँ दुकानदार से सप्लायर से, कितना खरीद के ला रहा हूँ, कितना खरीद के ला रहा हूँ। अरे इनसे पूछो भाई साहब, बोलो क्वेश्चन कौन सा चल रहा है उस पर फोकस करो भैया। एक बार में दुकानदार से कितना मटेरियल खरीद के ला रहा हूँ, ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है, कितना सामान मैंने एक बार में दुकानदार से खरीदा, कितना खरीदा 10,000, तो खरीदा 10,000 तो लाऊंगा भी कितना, और एक बार का खर्चा कितना, यदि 1 किलोग्राम मटेरियल 10 रुपए का, तो आप दुकानदार है, शॉपकीपर है, सप्लायर है, मैं बाहर हूँ, मैं आपकी दुकान पे आया, मैंने कहा 10,000 किलोग्राम मटेरियल दे दो, आपने मटेरियल निकाला, मैं जाने लगा, उसने क्या मांगा मुझसे पैसा कितना 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख। तो बच्चे कहते हैं आपको यहाँ 1 लाख लिखना चाहिए था, आपका दिमाग खराब है तो आपने 8 लाख लिख दिया, तो मैंने उसको क्या समझाया, ये एक बार की कॉस्ट 1 लाख रुपए, मैं दुकानदार के पास कितनी बार गया था 8 बार गया था भैया, तो मुझे कितने पैसे देने पूरे साल के, क्योंकि मैं एक बार की कॉस्ट नहीं निकाल रहा, एक साल की कॉस्ट निकाल रहा हूँ। एबीसी का मतलब क्या है, एनुअल परचेजिंग कॉस्ट, पूरे साल की परचेजिंग कॉस्ट। अब इसी फॉर्मूले को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मैंने कहा देखो भाई 10,000 को पहले मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया था, फिर किससे किया था 8 से किया था, एक काम करो पहले किससे मल्टीप्लाई कर दो 8 से, फिर किससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर पे कोई फर्क पड़ता है,
रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना, ठीक है। ये लॉजिक दूसरे वाले पे चल रहे। मैंने दुकानदार से कहा भाई साहब मुझे 40,000 किलोग्राम सामान चाहिए, 10 रुपए के हिसाब से कितने रुपए दिए उसको मैंने, 4 लाख। दूसरी बात फिर मैं 40,000 सामान खरीदने गया, फिर उसको कितने दिए, 4 लाख। तो पूरे साल में 4 लाख कितनी बार दिए, 2 बार दिए, तो कितने 8 लाख। अब 8 लाख निकालने का पहला तरीका क्या था, 4 लाख प्लस 4 लाख, 8 लाख लिखो या सीधा 80,000 इंटू 10, 8 लाख लिखो। क्या लगता है आपको कौन सा तरीका बढ़िया, कोई सा भी कर लो, तो वो तरीका यूज करो ना जब आसान हो मेरे लिए। तो मैंने कहा यार 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 8 बार ऐड करो या सीधा मैं 80,000 इंटू 10 कर दूं, कैलकुलेशन क्या है यहाँ सिंपल है मुझे। 4 लाख प्लस 4 लाख 2 बार करो या सीधा 80,000 इंटू 10 कर दूं, तो जो तरीका मेरे को आसान लगेगा मैं तो वो फॉलो करूंगा ना। तो किसी को कोई दिक्कत है, ये 1 लाख लिखता था और आपने 8 लाख को लिख दिया, लॉजिक क्लियर होगा भी सबको, क्योंकि मैं एक बार की कॉस्ट नहीं निकाल रहा, पूरे साल की कॉस्ट निकाल रहा हूँ। तो पूरे साल में मैंने 8 बार जाना उसके पास, तो 1 लाख का खर्चा एक बार करूंगा तो 8 बार में कितना करूंगा, 8 लाख करूंगा तो 8 लाख लिखा मैंने। तो 8 लाख को निकालने का एक तरीका ये था, 1 लाख इंटू 8 करो या 80,000 इंटू 10 करो, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे तो मानते नहीं, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 2,000 का एक नोट, एक एक के 2,000 के सिक्के के कैसे बराबर हो सकता है, वो कहता है वेट मशीन पे सिक्कों का वजन ज्यादा होता है, नोट का वजन कम, कैसे हो सकता है, उसकी जिंदगी इसमें कट जाती है, कैसे कैसे कैसे। समझदार लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट होता है, तो दिखने में अलग होता है लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। उसको भी अपने बच्चे को समझा के देखो, कहता मैं तो नहीं मानता, मैं मत मानता, हमारा क्या, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताइए जल्दी से। यदि मैं 80,000 किलोग्राम मेटेरियल पूरे साल में खरीदना चाहता हूँ, एक बार में 10,000 खरीदते जाऊंगा तो मुझे कितनी बार जाना पड़ेगा, और एक बार का खर्चा 400 है, 15,000 टोटल 8,18,200। कोई दिक्कत इसमें, अगले में 2 बार जाना पड़ेगा। यदि मैं 40,000 किलोग्राम मेटेरियल एक बार में खरीदूंगा तो 80,000 खरीदने के लिए कितनी बार जाना पड़ेगा, 2 बार का खर्चा कितना है, और यहाँ पे 60, वही महसूस है कौन सा कैलकुलेशन करना भाई, 10 का यहाँ पे 40 4 गुना होगा ना, 15 का 4 गुना 60 होगा, यहाँ एक बार ही जाना पड़ेगा। 8,60,800 और 9,20,400, ठीक है। क्वेश्चन में मुझसे कहा था, क्या कहा था, एनुअल मटेरियल कॉस्ट बताइए हर ऑर्डर क्वांटिटी की, मैंने निकाल दी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी बताइए। अब बच्चा कहता है ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी कौन है, जहां पर मेरी कॉस्ट कम हो। मैंने कहा कॉस्ट कम बोलो, रेलेवेंट कॉस्ट बोलो, क्योंकि कॉस्ट में 2 तरीके की कॉस्ट है यहाँ पे, एक टोटल मटेरियल कॉस्ट है और एक रेलेवेंट कॉस्ट है। क्या मैं इस कॉस्ट के बेस पर डिसीजन मेकिंग करूं तो मेरा आंसर सही माना जाएगा सी पार्ट का। मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आनंद से पूछते हैं, चलो इनको नींद आ रही है, जोर करते हैं इनकी, ठीक है ना, आपसे पूछें उसमें नहीं, मैं पूछा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है कि इन तीनों क्वांटिटी में 10,000 40,000 80,000 में से मुझे सप्लायर से कौन सी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए कि खरीदने के बाद मेरी कॉस्ट सबसे कम आए। तो क्या मैं इस टोटल मटेरियल कॉस्ट के बेस पर डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, जवाब से मैडम को देना भी, हाँ या ना, कर सकते हैं, कैसे, क्या चीज लगता है। अभी डिसीजन ये है कि मुझे अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो कौन सी कॉस्ट को नहीं देखना, कौन सी कॉस्ट को नहीं देखना, इग्नोर करना है, इररिलेवेंट कॉस्ट को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ढूंढना पड़ेगा कि जो टोटल मटेरियल कॉस्ट दिखाई दे रही है इसमें कोई इररिलेवेंट कॉस्ट तो नहीं है। यदि वो इररिलेवेंट कॉस्ट इसमें शामिल है तो आपका डिसीजन गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्या लगा सबसे कम कॉस्ट कौन सी है, और आपने सी पार्ट के लिए थर्ड पार्ट की बात चल रही, थर्ड पार्ट में लिखा सेंस मिनिमम टोटल, आपको लिखना नहीं है, सावधान, टोटल मटेरियल कॉस्ट, बाद में उल्टा सीधा बोल दो, पहले मुझे बताया बोलनी बातें लेकिन मन में रह जाती है बातें। सेंस मिनिमम टोटल मटेरियल कॉस्ट इज रुपीज 8,18,200, हेंस ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू 10,000 किलोग्राम। आपको क्या लगता है ये लैंग्वेज जो मैंने यूज के इस्तेमाल की है इस पर मुझे सी पार्ट के मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और थर्ड पार्ट के 3 ऑप्शन देता 1 2 3, मान लो ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का था और ये 4 नंबर का था, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि मेहनत ज्यादा लगे तो मार्क्स भी ज्यादा लगे, मेहनत कम लगे तो मार्क्स कम है। डिसीजन तो सबसे बड़ा गेम होता है, किसी कंपनी में आपको अपॉइंटमेंट डिसीजन मेकिंग लेकर के वही आपने गलत कर दिया, फायदा क्या हुआ आपको, ठीक है ना। तो आपके 2 नंबर आ चुके और यहाँ पे भी 2 नंबर आ चुके आपके टोटल मटेरियल कॉस्ट के, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 4 हो गए। अब संघर्ष किसके लिए, बाकी 4 के लिए। तो मैंने कहा कि सर हमें तो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो 8,18,200 बाकी दोनों से क्या है, तो आप एक काम करो इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर दो, 10,000 का प्लेस कर दो, और ये लैंग्वेज लिख के आई और उनको लगा कि मुझे यहाँ पे कितने नंबर मिलेंगे, 4। पेपर चेक करने वाले ने पेपर चेक किया, उन्होंने कहा यार ये तो बच्चे ने गलत कर दिया, कितने मैंने चाहिए 0। तो बच्चा क्या सोच रहा है 8 में से 8 आ रहे, एग्जाम में कितने रहे 8 में से 4 आ रहे, तो बाकी के जो 4 नहीं आए वो कौन बताना चाहता हूँ इस क्लास में, है कोई बच्चा जो अपने 0 से 4 बनाना चाहता है। क्वेश्चन समझ में मैं क्या पूछ रहा हूँ, 0 नंबर आ रहे हैं सबके इस समय, वो भी लिख के आएगा, और 0 से 4 पे जाने के लिए आपको लैंग्वेज क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, बोलो। तो ये तो नहीं पता चलता कौन सी कॉस्ट इररिलेवेंट है, कौन बताना चाहेगा, बोलो। अच्छा जी बात बिल्कुल सही जवाब, कैसे पता लगा, क्योंकि सब जगह 8 लाख 8 लाख कितना है 8 लाख। अभी तो मैंने पेन ड्राइव पे काम कर दिया था, लक्ष्मी का भी 600 किया, नेहरू केस भी 600 किया, वो टाइम पास करते हैं, थोड़ी मैंने नाम दिया था लक्ष्मी का नेहरू केस, कॉन्सेप्ट
कम करना है, किसको देखना है किसको नहीं देखना, वो भी तो जरूरी है। तो जो बच्चा पार्ट नंबर 3 का आंसर इस टोटल मेटेरियल कॉस्ट के बेस पे करके आएगा, ये लैंग्वेज लिख के आएगा, ये हो जाएगा मिनट में, और पता नहीं चलेगा काम गड़बड़ होगी। तो सही तरीका क्या है, कौन सी कॉस्ट हटा दो, कौन सी कॉस्ट हटा दो, परचेजिंग कॉस्ट हटा दो, मतलब कौन सी कॉस्ट लिखो, कौन सी कॉस्ट लिखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट। और किसी को हटाने का मतलब उसको लिखो ही मत ना, बस समझो, जो चाहिए वो लिख लो, तो नहीं चाहिए उसको हटाई दो। तो मुझे कौन सी कॉस्ट नहीं चाहिए, परचेजिंग कॉस्ट नहीं चाहिए, काटना नहीं आपको, मैं तो हटा सकता हूँ पैसे। अरे सेकंड पार्ट का तो आंसर सही था ना, मैं तो इसी से किसको समझा रहा हूँ, पार्ट को समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब आप क्या कहोगे, वाली कॉस्ट मुझे कंसीडर नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, क्योंकि 10,000 पे भी 8 लाख है, 40,000 पे भी 8 लाख है और 80,000 पे भी कितने 8 लाख। इसका 3 लोकेशन हो गया, आप ऐसे समझो जैसे पेन ड्राइव वाला एग्जांपल था, लक्ष्मीनगर, आईटीओ, नरकेश, तीनों जगह सामान कितने का मिल रहा है, 8 लाख 8 लाख 8 लाख, कहां से खरीदो, कहीं से भी ले लो, 8 लाख का मिल रहा है। तो मैं नेक्स्ट दूसरी कॉस्ट देखूंगा ना, कहां पे काम कर दिया, तो दूसरी कॉस्ट कौन सी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो डिसीजन कौन चेंज कर पाएगा मेरा, ऑर्डरिंग और कैरिंग, कौन नहीं कर पाया, तो परचेजिंग कॉस्ट मेरा डिसीजन चेंज नहीं कर पाया, कौन सी कॉस्ट हो गई, इररिलेवेंट कॉस्ट हो गई। ये तो मैं बोल रहा हूं कि जो मेरा डिसीजन नहीं चेंज कर पाता खर्चा, जो कॉस्ट मेरा डिसीजन चेंज नहीं कर पाता वो कौन सी कॉस्ट होती है, इररिलेवेंट कॉस्ट होती है, और जो चेंज कर सकती है वो रेलेवेंट है। तो ये 3 कॉस्ट है, दुकानदार को तो मैं तीनों पैसे दूंगा, तो दुकानदार के लिए सामान लाने के तो तीनों बच्चे होंगे मेरे, ऐसे समझो 3 लाख रुपए 8 लाख जो भी अमाउंट होगा तो दूंगा ही, पर डिसीजन का फर्क नहीं पड़ता किससे खरीदूं। तो फिर से लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, 8 लाख रुपए मेरी जेब से जाएंगे नहीं जाएंगे सामान खरीदते टाइम, जाएंगे, पर ये डिसीजन के टाइम पे कौन सी कॉस्ट है, ये रेलेवेंट कॉस्ट है। तो क्या आपको लेना है, नहीं लेना। तो रेलेवेंट कॉस्ट निकालते हैं से कौन से खर्चे आते हैं, वो खर्चे जिनको कंसीडर करते हैं डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, जो आपका डिसीजन चेंज करने का दम रखते हैं, ठीक है ना। तो कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो यूज करनी चाहिए, और नहीं करेंगे, 3200 प्लस 15,000, अब आपका आंसर कितना है, सबसे कम कितना है, 18,200, कितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए। अब मैंने वही 2 से चिल्लाई मेरे पास, इनके मन की मैं बात बता रहा हूँ आपको, सर मैंने भी तो 10,000 बोला था और आप भी 10 बोल लो, आंसर तो सेम ही है, तरीका सेम ही है ना, ठीक है ना। अरे प्रेजेंटेशन का तो तरीका होता है, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, टोटल मेटेरियल कॉस्ट के लिए क्या लिखना है, रेलेवेंट कॉस्ट, बस ये जरा सा वर्ड चेंज करते ही जीरो से कितना हो गए 4 बस समझ में। बहुत सारे बच्चे तो भी नींद में जाग जाओ भैया, जाग जाओ, सेंस मिनिमम। अब जो मैंने तुम्हें पॉइंट 1 और पॉइंट 2 समझाया था ना, वो आपको क्लियर हो जाएगा। पॉइंट 2 में मैंने एक जगह रेलेवेंट कॉस्ट पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और क्या लिखा था, कैरिंग कॉस्ट, और एक जगह मैंने लिखा था परचेजिंग प्लस ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, ऑर्डरिंग और कैरिंग या परचेजिंग नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर परचेजिंग कॉस्ट ही इररिलेवेंट। अच्छा मुझे पता कैसे चलेगा कि इस क्वेश्चन में परचेजिंग इररिलेवेंट होगी, क्या निकाल के देखूं पहले मैं, जब बिना निकाले पता लगा सकता हूँ, कोई मेरे पास फॉर्मूला है तरीका है, क्या ये 8 लाख निकाल के देखूं या बिना निकाले पता लगा सकता हूँ, कैसे, डिस्काउंट देख के। यदि सप्लायर हर बार मुझे सामान 10 में दे रहा है, हर बार सामान कितने में दे रहा है, तो उसका हर बार 8 लाख 8 लाख 8 लाख दिया आएगा, तो डिस्काउंट नहीं मिल रहा, और डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो परचेजिंग कॉस्ट हर बार क्या आएगी, सेम सेम आएगी, तो कौन सी बन गई, इररिलेवेंट। सिंपल सा पॉइंट, निकालने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे कहते हैं निकाल के देखूंगा, टाइम वेस्ट कर अपना भी और जो मैनेजमेंट उसका भी। तो मैनेजमेंट क्या कहते हैं, ऐसे बंदे को जल्दी से निकालो कंपनी से, फालतू की कैलकुलेशन जरूरत थी मुझे बताया जा रहा है जिसका कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। अब आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, मेन्यू कार्ड होगा आपने, मेन्यू आपने कभी वेज चाहिए वो सारे आइटम नॉन वेज दिखाई जाएगा आपको, क्या करोगे, पेशेंस खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, मतलब क्या वाले पेशेंस के बाद लड़ाई हो सकती है, या जो मांग रहा है वो तो वैरायटी दिखा नहीं रहा, जो नहीं चाहते वो दिखाई जा रहा है, वैसे में क्या करोगे, कंपनी वाले आपका फटाफट टीका करेंगे, आपसे इस्तीफा लेंगे, ये जाओ यहाँ से, ठीक है। और आपको पता नहीं लगेगा कि जॉब चली गई, जैसे एग्जाम में नहीं पता चला 4 से 0 0 से 4 कैसे होते हैं, यानी क्या फर्क लगा आपको, 0 से 4 4 से 0 कैसे होते हैं, अगर ये उसमें कॉस्टिंग में, तो जब कभी भी डिसीजन मेकिंग करते हैं पूरे कॉस्टिंग सब्जेक्ट किसी भी चैप्टर में कौन सी कॉस्ट लेनी होती है, रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट का मतलब सिंपल ऐसे समझो, वेरिएबल कॉस्ट जो बदलती रहती है, जो सेम रहती है वो इररिलेवेंट होगी, शॉर्टकट तरीके हो गया सबका आंसर। चलो भाई कौन सा क्वेश्चन हो गया, तो जैसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया वैसे क्वेश्चन यहाँ पे भी है, इसमें भी टोटल मेटेरियल कॉस्ट निकालनी है और ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। पहले पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तो 2-3 बच्चे मुझे क्लास में ऐसे लगते हैं जो थोड़े से कंफ्यूज है, उनका नंबर आएगा, ठीक है ना। रैंडम बेसिस पे मेरे को पता तो लग जाता है, उनके साथ पता है ऐसा क्यों होता है, फिजिकली क्लास में बैठे मेंटली दिमाग कहीं और है, और मैंने एग्जांपल देता हूं जैसे गाड़ी पार्क की झगड़ा हो गया किसी से, तो दिमाग में क्या रहता है, छोड़ना नहीं उसको मैंने, तो तब तक 3 घंटे 2.5 घंटे हमारी क्लास में बर्बाद हो चुके होते हैं। तो क्लास में आने के बाद सिर्फ क्लास के हो जाओ, ऐसे एग्जाम में पेपर में जब आओगे तो 3 घंटे से हो जाओ एग्जाम के, उस समय आपने फालतू की चीजें सोच ली, नुकसान आपका ही है, कहना बड़ा आसान है करना बड़ा मुश्किल है, बट कंट्रोल तो करनी पड़ेगा आपको। देखो आते दिन पे आ सकते हो, फोन बंद करूँ नहीं करूँ, आते बंद कर देता हूँ, मतलब एयरप्लेन मोड पर डाल देता हूँ, बहुत मुश्किल का काम है आज की डेट में, करना पड़ता है। तो मेरा भी दिमाग क्या करेगा, चलो मैसेज पढ़ लेता हूँ कैसे आ रहे, पढ़ाते पढ़ाते मैसेज बोलने लगता हूँ फिर मैं आपको, तो माइंड को तो अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा आपको।
क्या लगता है? अरे जैसा क्वेश्चन है, मुझे तो लगता है सेम है। सेम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे परचेज प्राइस पे कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा, और यदि परचेज प्राइस पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा मतलब परचेजिंग कॉस्ट हर ऑर्डर क्वांटिटी पर क्या आएगी? सेम आएगी। मतलब परचेज कॉस्ट हर ऑर्डर क्वांटिटी पे सेम आएगी, तो डिसीजन मेकिंग के टाइम पर परचेजिंग कॉस्ट को कंसीडर नहीं करना। अब इस क्वेश्चन में पहला पॉइंट आपसे पूछा कैलकुलेट टोटल मटेरियल कॉस्ट। देखो कंफ्यूज ना हो जाए एग्जाम में, यदि आपसे टोटल मटेरियल कॉस्ट पूछा है तो कंपैरिजन की बात है या नहीं है? हाँ ना बोलो जल्दी से, मैंने बताऊँ जल्दी से। नहीं है भाई साहब, पहले पार्ट में कंपैरिजन है या नहीं है? सोच समझ के बोलना। नहीं है तो इसका मतलब रेलेवेंट कॉस्ट इररेलेवेंट कॉस्ट का कोई मतलब है ही नहीं। क्या निकालना है? परचेजिंग प्लस ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग, तीनों कॉस्ट निकालो, तीनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। क्या निकालना है? रेलेवेंट कॉस्ट, कंपैरिजन है ना, तो रेलेवेंट कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट आएगी जो आपका डिसीजन चेंज कर सकता है? तो पहले वाले पार्ट में एनुअल परचेजिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस क्या लेना है? एनुअल कैरिंग कॉस्ट, तीनों कॉस्ट लेनी है क्योंकि मुझे तो टोटल कॉस्ट पता नहीं है। दूसरे पार्ट में मुझे क्या निकालना है? रेलेवेंट कॉस्ट। क्या निकालना है? और यहाँ रेलेवेंट कॉस्ट में क्या क्या चीज आएंगी? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट। मैंने क्या नहीं लिया? परचेजिंग कॉस्ट। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो 10,000 खरीदो, 15,000 किलोग्राम सामान खरीदो, 30 खरीदो या 60 खरीदो, परचेजिंग कॉस्ट हर बार क्या रही थी? सेम आ रही थी। अब कई बच्चे कहते हैं सर आपने निकाला नहीं, पहले पता लग गया आपको। मैंने कहा चमत्कार है, इसे कहते हैं चमत्कार। कैसे पता लग गया? पहले एक ही सेम आएगी, क्योंकि सप्लायर कहता है 1 किलोग्राम मटेरियल में कितने का दूंगा? 10 का दूंगा। मैंने कहा कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यदि ज्यादा खरीदो। कहता नहीं मिलेगा। जब सप्लायर मुझे डिस्काउंट नहीं दे रहा तो उसका मेरी परचेजिंग कॉस्ट हर ऑर्डर क्वांटिटी पर क्या आएगी? सेम आएगी ना। निकाला किसी ने आंसर अभी तक? चलिए अच्छी बात है, तो निकाल चुके हैं। ये पॉइंट बहुत छोटे से हैं, समझने वाले नहीं। वहाँ भी सावधानी घटी, दुर्घटना घट जाएगी आपकी। देखिए मैंने जब आंसर निकाला तो थोड़ा सा चालाकी से काम किया। चालाकी समझ गया मेरी? मैंने इसी स्टेटमेंट में, इसी टेबल में दो कॉलम बना दिए। एक टोटल मटेरियल कॉस्ट जो पहले वाले पार्ट का आंसर बनेगा, और दूसरा जो रेलेवेंट कॉस्ट है उसका यूज सेकंड वाले पार्ट में करेंगे। तो एनुअल परचेजिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट 10,000 किलोग्राम, 15,000 किलोग्राम, 30,000 किलोग्राम, 60,000 किलोग्राम पे निकाल दिया, और सबको जोड़ने पर 3,18,000, 624,500, 646 और 695। ये मेरा पहला पार्ट खत्म हो चुका क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में वो आपसे पूछा डिसीजन मेकिंग कीजिए कि कौन सी क्वांटिटी खरीदना आपके लिए फायदेमंद होगा, जहाँ पे आपकी कॉस्ट मिनिमम हो। तो मैंने कहा मेरे को डिसीजन मेकिंग करना हो, दो क्वांटिटी और से ज्यादा क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करना हो, तो मुझे टोटल मटेरियल कॉस्ट नहीं चाहिए होती है। कौन सी कॉस्ट चाहिए होती है? रेलेवेंट कॉस्ट। तो मैंने कहा ठीक है, इस टोटल मटेरियल कॉस्ट से मेरा आंसर नहीं आएगा, किससे आएगा? रेलेवेंट कॉस्ट। तो रेलेवेंट कॉस्ट में मुझे किसको इग्नोर करना था? इस रेलेवेंट कॉस्ट को। और इस रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी थी इस क्वेश्चन में? परचेजिंग कॉस्ट। क्यों थी? क्योंकि वो हर जगह सेम थी। तो 18,000, 24,500, 46,000, 90,500 में सबसे कम कॉस्ट कौन सी है? 90 या 18? 18,000 किस क्वांटिटी पर है? तो मेरा आंसर क्या देगा? 10,000 किलोग्राम। तो सिंस मिनिमम रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट बोलना है, टोटल मटेरियल कॉस्ट नहीं बोलना। सिंस मिनिमम रेलेवेंट कॉस्ट इज 18,000, हेंस ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू 10,000 किलोग्राम। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने सेम क्वेश्चन दिया था आपको। रिपीट करना तो भाई, कोशिश करना अपने 2-3 दोस्तों को समझाने की। एक को भी समझा रहा है, आपको समझ में आ गया, समझ लो। पॉइंट समझ में आ गया? टोटल मटेरियल कॉस्ट और रेलेवेंट कॉस्ट में क्या डिफरेंस चल रहा है? टोटल मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या? मेरा खर्चा कितना है, और रेलेवेंट कॉस्ट का बता रहे किस कॉस्ट के बेस पर डिसीजन मेकिंग करनी है। अच्छा कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों कॉस्ट सेम हो? क्या कभी ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में कि मेरी टोटल मटेरियल कॉस्ट और मेरी रेलेवेंट कॉस्ट सेम हो सकता है? ये नहीं हो सकता? तो मेरा जवाब है हो सकता है। कब? जब परचेजिंग कॉस्ट बदल जाए। 6 लाख यहाँ पे मान लीजिए 580, यहाँ से 5,60,000, यहाँ पे मान लो 5,40,000 हो जाए, तो मेरी टोटल मटेरियल कॉस्ट तो बदलेगी बदलेगी। टोटल मटेरियल कॉस्ट तो बदलेगी। और परचेजिंग कॉस्ट के बदलने से वो कॉस्ट कौन सी बन जाएगी? रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी। तो उस समय मेरी टोटल मटेरियल कॉस्ट और मेरी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? इक्वल होगी। लेकिन लैंग्वेज में फिर भी क्या लिखना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग में? रेलेवेंट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट में लिखना। ठीक है ना? हो गया सबका? तो जब कोई चीज देख के लिखनी जल्दी से लिखो भैया, टाइम 3 घंटे, समय ज्यादा लगाओगे तुरंत नहीं देख पाओगे, पेपर छूट जाएगा। नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4। यानी इस एग्जांपल में क्या नया पॉइंट आपको दिखाई देगा, पढ़ के बताइए। यानी कॉस्ट पर केजी 20 रुपए से कितना हो गया? 19 रुपए 50 पैसे। 19 रुपए 50 पैसे से कितना हो गया? 19। कितना हो गया? और कितना हो गया? इसका मतलब आपका कॉस्ट पर किलोग्राम बदल रहा है। बदल रहा है मतलब सप्लाई क्या दे रहे? डिस्काउंट दे रहे। ऐसे केस में
आपकी टोटल मटेरियल कॉस्ट और आपकी जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो क्या होगी, सेम होगी। क्यों? टोटल मटेरियल कॉस्ट में परचेजिंग प्लस ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग तो होता ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में रेलेवेंट कॉस्ट में भी कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, परचेजिंग कॉस्ट भी आ जाएगी, क्योंकि परचेजिंग कॉस्ट क्या होगी, बदल जाएगी, और जैसे ही वो बदलेगी डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन जाएगा। तो जिन लोगों को मेरी बात समझ में आई तो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, समझ में आएगा। जब आंसर निकालोगे तो ध्यान रखना एक ही स्टेटमेंट में कितने कॉलम बनाना, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट का भी और साथ में उसी जगह रेलेवेंट कॉस्ट का भी। आपको अपना भी समझ में आ जाएगा, रेलेवेंट कॉस्ट में परचेजिंग कॉस्ट लिया तो दोनों कॉस्ट सेम आएगी और नहीं लिया तो डिफरेंट आएगी। तो फर्स्ट पार्ट करने के बाद ही आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा अपना भी।
और कितने लोगों ने कर लिया? फर्स्ट पार्ट हुआ किसी का? ये फर्स्ट पार्ट कितने लोग कर चुके हैं? ठीक है, सबसे पहले आपसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? टोटल मटेरियल कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर क्वांटिटी पूछ रहे हैं। इस पर आपको कौन सी कॉस्ट निकालनी है? टोटल मटेरियल कॉस्ट निकालने को बोल रहे हैं क्वेश्चन में। और टोटल मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या है? एनुअल परचेजिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट में ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, मतलब डिसीजन मेकिंग करना है। और डिसीजन मेकिंग के टाइम पर कौन सी कॉस्ट निकालते हैं? रेलेवेंट कॉस्ट। अब रेलेवेंट कॉस्ट में आपको ये बताना है परचेजिंग कॉस्ट लूं या ना लूं? बोलो भाई, परचेजिंग कॉस्ट आएगी क्यों? क्योंकि सप्लायर ने आपको 20 रुपये वाला सामान कितने में दे दिया? 19 रुपये 50 पैसे में। 20 वाला सामान कितने में दे दिया? 19 में। 20 वाला सामान कितने में दे दिया? 18.5 में। 20 वाला सामान कितने में दे दिया? 18 में। डिस्काउंट मिल रहा है ना? और जहाँ डिस्काउंट मिलता है वहाँ पे परचेजिंग कॉस्ट बदलती है, और जहाँ परचेजिंग कॉस्ट बदलती है वहाँ पे परचेजिंग कॉस्ट भी रेलेवेंट कॉस्ट बन जाती है। एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं एनुअल परचेजिंग कॉस्ट भी लेना पड़ेगा इस बार। अब आप खुद सोचो, इस क्वेश्चन में रेलेवेंट कॉस्ट का भी यही फॉर्मूला है और टोटल मटेरियल कॉस्ट का भी यही फॉर्मूला है। इसमें टोटल मटेरियल कॉस्ट ही इस क्वेश्चन में कौन सी कॉस्ट है? रेलेवेंट कॉस्ट है। तो क्या ये दोनों कॉस्ट कभी सेम हो सकते थे? मैंने कहा हाँ हो सकते थे। तब जब परचेजिंग कॉस्ट भी क्या बन जाए? रेलेवेंट कॉस्ट बन जाए। कब बन जाती है? जब सप्लायर आपको डिस्काउंट देता है। पता कैसे लगता है डिस्काउंट मिला? सामान आपको क्या मिल रहा है? 20 वाला 19.5 में, या 20 वाला 19 में, या 20 वाला 18 में, या 20 वाला 18.5 में। तो ओरिजिनल प्राइस से यदि सामान सस्ता मिलना स्टार्ट हो जाए तो समझ लो सप्लायर आपको क्या दे रहा है? ज्यादा क्वांटिटी खरीदने पे क्वांटिटी डिस्काउंट दे रहा है, जिससे परचेजिंग कॉस्ट बदलेगी और वो रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी। और जैसे वो रेलेवेंट कॉस्ट बनेगी आपकी टोटल मटेरियल कॉस्ट और रेलेवेंट कॉस्ट दोनों क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ठीक है ना? तो दो कॉलम की जगह एक कॉलम से भी काम चल सकता है। टोटल मटेरियल कॉस्ट ऑब्लिक करके क्या लिख सकते हो? रेलेवेंट कॉस्ट लिख सकते हो। अब बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, सर ने अभी तक सॉल्यूशन नहीं दिखाया, देखते लिख नहीं पाया अभी तक। है कोई ऐसा बच्चा जो इस उम्मीद में बैठा हो? बोलेगा कोई नहीं, ईगो प्रॉब्लम आ रही ना तो। देखिए भाई, सबसे पहले मंथली मार्केट डिमांड, पहला पॉइंट जिसपे बच्चे को दिक्कत आ रही होगी कि एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकालूं। तो एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल निकालने के लिए यहाँ पे लिखा है मंथली मार्केट डिमांड। पहला पॉइंट, मार्केट डिमांड कौन सी डिमांड होती है? रॉ मटेरियल की या फिनिश गुड्स की? फिनिश गुड्स, क्योंकि मार्केट में डिमांड कौन कर रहा है? कस्टमर। और कस्टमर किसकी डिमांड करता है? रॉ मटेरियल की या फिनिश गुड्स की? तो समझिए, तो मार्केट डिमांड दे रखी है, वो फिनिश गुड्स की डिमांड दे रखी है। एक महीने की 1000, 12 महीने की 12000। इसका एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स कितनी होगी? 12000। अब एक मिनट बनाने में मटेरियल कितना लगता है? 3.3333 किलोग्राम। तो 12000 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 40000। इसका एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल कितना गया? 40000। तो पहला पॉइंट क्या है? एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स 12000, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल 40000। ठीक है कितना? तो एनुअल डिमांड 40000 आ गया। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा? टोटल मटेरियल कॉस्ट और रेलेवेंट कॉस्ट सेम है, तो मैंने एक ही कॉलम में लिख दिया पब्लिक करके। तो जिन बच्चों को 40000 किलोग्राम निकालने में दिक्कत थी वो पॉइंट क्लियर हो गया। एक बार अच्छे करके दिखाई दो, मैं यहाँ पे अलग से नोट लिख देते हैं आपके लिए। एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल मुझे निकालना है, तो उसके लिए एनुअल डिमांड ऑफ क्या निकालना पड़ेगा? फिनिश गुड्स इनटू कन्वर्जन। अब एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स निकालने के लिए क्या करोगे? एक महीने की मंथली का होता है, एक महीने की डिमांड 1000 है, तो 12 महीने की कितनी होगी? 12000 इनटू तो एनुअल डिमांड कितनी आ गई रॉ मटेरियल की? 40000 किलोग्राम। एग्जांपल 4 में टोटल मटेरियल कॉस्ट और रेलेवेंट कॉस्ट सेम है या डिफरेंट है? सेम है। सेम क्यों हुआ? क्योंकि परचेजिंग कॉस्ट भी क्या बन गई? रेलेवेंट कॉस्ट बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि परचेजिंग कॉस्ट पे सप्लाई कर रहा था, डिस्काउंट दे रहा था। क्यों दे रहा था? क्योंकि हम उससे ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे थे, उसने हमें क्या दिया? क्वांटिटी डिस्काउंट। तो हर दुकानदार पे क्वांटिटी डिस्काउंट मिले ऐसा जरूरी नहीं है। जहां मिलेगा वहां परचेजिंग कॉस्ट क्या बन जाएगी? रेलेवेंट कॉस्ट। और जहां नहीं मिलेगा वहीं रेलेवेंट बन जाएगी। सिंपल सी बात है। अभी डिपेंड करता है कि जो मटेरियल आप खरीद के ला रहे हो, मार्केट में उसके सप्लाई ज्यादा है, कॉम्पिटिशन है, तो डिस्काउंट मिल जाता है। और जहाँ पे ज्यादा सप्लाई नहीं होते, कॉम्पिटिशन कम होता है, वहाँ डिस्काउंट नहीं मिलता। ठीक है ना? फेस्टिवल के टाइम पे आपने बहुत बार रेलेवेंट कॉस्ट को यूज किया। अभी दिवाली फेस्टिवल गया था, लोगों को सामान गिफ्ट करना था, मदर ने आपसे बोला, पेरेंट्स ने, बेटे बाजार से कोल्ड ड्रिंक खरीदना गिफ्ट पैक का। अब कोल्ड ड्रिंक बोला, ये थोड़ी बोला कि कोका कोला पेप्सी लानी है, कोल्ड ड्रिंक लानी है। पैकेट कितने वाला चाहिए? ज्यादा 200 का। आप जो पैकेट सोचे थे मैं खरीदूंगा वो 210 का निकला, तब उसका आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है, 10 का पैकेट 210 का है, लेकिन पेरेंट्स ने कितने का बोले? 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दुकानदार को क्या कहोगे? 210 का 200 में लगाओ तो ये ले लूंगा। वो कहता भाई साहब डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन मेरे पास 200 वाला भी है। ठीक है ना? ऐसे बस जल्दी का के नाम से आपको मिलेगा लौरी जल्दी का, और वो आपको 200 का क्या 190 का मिलेगा। क्या कहते हो? लोगे नहीं लोगे? पेरेंट्स ने क्या बोला था? 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। थोड़ी कहता कम हो तो मत लेना, ज्यादा वाले को मना कर दिया ना। 200 से कम का मेरा बोलेगा, तो आपने फटाफट से क्या किया? 190 का ले लिया। क्योंकि 210 का किसी को गिफ्ट दे दो या 190 का दे दो, देने वाले ने खुद तो पीना नहीं, वो भी आगे क्या करता है? देने का किसी को। तो बेकार में मैं क्यों अपने 10 रुपये नुकसान करूँ? उसको क्या पता चलेगा मैंने क्या किया? मैंने तो उसको सजावट का 10 रुपये खर्च करके रैप करके दे देना। वो तो हमारे जाने के बाद बोलेगा ना, इतना बेशक थोड़ी हमारे सामने बोल ले। नहीं तो रैपर के अंदर क्या है वो तो किसी को नहीं पता कि 210 वाला सामान था या 200 का था या 190 का था। हमने तो कोल्ड ड्रिंक की 10 बोतल देंगे उसको। बात समझ में आ रही? तो रेलेवेंट कॉस्ट का आपने बेनिफिट लिया था ना, डिसीजन मेकिंग किया था आपने। 20 रुपये की वजह से आपका डिसीजन क्या हो गया? चेंज। जो 210 वाली चीज थी वो ना खरीद के आपने क्या खरीदी? दूसरी कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट आपने खरीद लिया, डिसीजन चेंज हो गया।
ठीक है ना। और आपने कहा नहीं हमें तो लेने 210 वाला, चाहे 220 में भी क्यों ना मिले तब भी वही लेना। जैसे घर में चाय की पत्ती चाहिए, उसमें आप रेलिवेंट कॉस्ट यूज नहीं करते, केस में कर जाएगा, चाय पीने का मजा खत्म हो जाएगा दिन में। तो आपको तो रेलिवेंट चाहिए तो रेलिवेंट ही चाहिए, चाहे 210 में मिले, 215 में मिले, 220 में मिले। तो हर जगह डिसीजन मेकिंग का फंड यूज नहीं होता। जहाँ दूसरों की बात आती है वहाँ पैसे बचाने होते हैं, जब खुद की बात आती है वहाँ देखना पड़ेगा पैसे वाली बात आ रही है या टेस्ट वाली बात आ रही है। यदि आपने टेस्ट को प्रायोरिटी दिया तो पैसा रेलिवेंट होगा, फिर तो काम ही खत्म होगा ना। बात समझ में आ गई? तो फिर चीज सस्ती मिले महंगी मिले उसको लेना देना बस नहीं। अभी सेम कैलकुलेशन की है, फॉर्मूला सेम है, पर फर्क इतना कि इस क्वेश्चन में मटेरियल कॉस्ट और रेलेवेंट कॉस्ट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो पहले पार्ट में टोटल मटेरियल कॉस्ट पूछ रहे थे, यही आंसर है। और दूसरे पार्ट में किस क्वांटिटी को खरीदे, तो किस क्वांटिटी को खरीदे कहां पे सबसे कम कॉस्ट आ रही है, 40,000 किलोग्राम पे सबसे कम कॉस्ट आ रही है 7,57,000, 7,57,000। अच्छा ऐसा क्यों हुआ कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी खरीदने में कॉस्ट सबसे कम आ रही है? क्योंकि 8 रुपए वाला सामान, 8 लाख रुपए वाला सामान, 8 लाख वाला सामान कितने में मिल रहा है, 7,20,000, 80,000 का ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है। ये सबकी टोटल कॉस्ट होगी सबसे कम होगी। क्लियर है सबने? अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर परचेज प्राइस 20 रुपए थी, परचेज प्राइस 20 रुपए थी, तो कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे पर यूनिट कितना था, 2 रुपए। यहाँ पे 19 रुपए 50 पैसे हो गया, तो यहाँ पे 2 रुपए क्यों नहीं लिखा आपने, 1 रुपए 95 पैसे क्यों लिखा? चलो ये बात फिर कंफर्म किया आपने, यहाँ सर 19 रुपए लिखा है तो आपने 1 रुपए 95 पैसे की जगह कितना लिख दिया, 1 रुपए 90 पैसे लिख दिया, दिमाग खराब कर दिया आपने हमारा पूरा। 18 रुपए 50 पैसे लिखा तो आपको यहाँ पे 2 रुपए लिखना चाहिए, आपने कितना लिख दिया, 1 रुपए 85 पैसे। 18 रुपए लिखा तो आपने 1 रुपए 80 पैसे लिख दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि कैरिंग कॉस्ट यहाँ पर क्वेश्चन में 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो 20 रुपए का 10%, 20 रुपए का 10%, 2 रुपए, 19 रुपए 50 पैसे का 10%, 1 रुपए 95 पैसे, 19 रुपए का 10%, 1 रुपए 90 पैसे, 18 रुपए 50 पैसे का 10%, 18 रुपए का 10%। तो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में भी तो हो सकती है। तो यदि कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में हुई, सुन लो, यदि कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में हुई और आपकी कॉस्ट पर यूनिट बदल रही है तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट भी बदल जाएगी ना। नॉर्मली कैरिंग कॉस्ट सेम रहती है, लेकिन यदि कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में और कॉस्ट पर यूनिट बदल गई तो कैरिंग कॉस्ट भी बदल जाएगी। तो केस के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा केस है, जैसा एग्जांपल है क्वेश्चन में। सबने अभी सेकंड पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे, सेकंड पार्ट का आंसर लिखेंगे मिनिमम कॉस्ट कितनी है, 7,97,000, 757। मिनिमम कॉस्ट कौन सी, टोटल मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, रेलेवेंट कॉस्ट की, तो हमेशा ध्यान रखना वर्ड कौन सा यूज करना है, रेलेवेंट। अब बच्चा कहता है सर क्या फर्क पड़ता है, दोनों सेम है, मैंने फर्क पड़ता है, 4 और 0 में फर्क पड़ता है, 2 बार यूज होना चाहिए, उसकी जगह दूसरा बार लिख दोगे तो गलत हो गया ना। तो डिग्री मिलने के बाद भी आप अपना प्रोफेशनल नाम यूज ना कर पाए आगे, कैसा लगेगा डिग्री का यूज, तो वर्क इंपॉर्टेंस होगी। अब सीए कर रहे हो, सीए वर्ड यूज ना कर पाए, सीए में कर रहे हैं, सीए में यूज ना कर पाए, तो फिर आपको करते हैं कोर्स करके कोई फायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर मैं बुक से क्वेश्चन कराता हूँ आपको। समय तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बाद में मत देखा करो, बड़ी कुमारी बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ ऐसी क्लास में आपको। अब इस एग्जांपल में आपसे क्वेश्चन में टोटल मटेरियल कॉस्ट पूछा, निकालने को। क्वेश्चन नंबर तो एग्जांपल 5 में आपसे क्वेश्चन में टोटल मटेरियल कॉस्ट पूछा है, सिर्फ क्या पूछा है, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। जब आप ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी निकालोगे तो सबसे पहले अपने आप से क्या पूछोगे, मुझे क्या करना है, डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग के लिए मेरा बेस क्या है, मेरा बेस क्या है, किसके बेस पे डिसीजन मेकिंग करनी है, रेलेवेंट कॉस्ट। अब रेलेवेंट कॉस्ट में दो कॉस्ट तो हमेशा ही होती है, कौन कौन सी दो कॉस्ट होती है, वो तो होती है। अब बात आ रही है कि परचेजिंग कॉस्ट लें या ना लें, बोल भाई सब क्या कहते हो, ऐसे मत बोलो क्या, जब तक क्लास में ना क्वेश्चन के बनकर रह जाए करो। क्यों लेंगे, 50 वाली चीज कितने में होगी, 50 वाली चीज कितने में होगी, कितने में होगी, डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब परचेजिंग कॉस्ट क्या बन गई, रेलेवेंट बन गई। तो एनुअल परचेजिंग कॉस्ट भी लेना पड़ेगा आपको, बस समझ में थोड़ा ध्यान दीजिए। क्लास में आने के बाद यदि क्लास के नहीं हुए क्या फायदा फिर क्लास में आने का, ठीक है ना। जैसे कई लोग अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं, साथ वाली गाड़ी थोड़ी सी 1 लाख महंगी है, तो उसको लगता है जैसे मैं रोड पर बैठा हूँ, वाली फीलिंग लगती है, अरे जो है उसमें सेटिस्फाई हो गया। अब 20 लीटर 30 वाली गाड़ी में बैठे हो, सामने 40 वाली गाड़ी खड़ी पार्किंग में, रेड लाइट पे कहीं पे, फिर आपका दिमाग खराब हो गया, तो रिक्शा पे चले जाएगा उसके लिए, तो ठीक है ना। कहीं ना कहीं तो अपने आपको सेटिस्फाई रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कोई रहोगे जैसे भाई साहब हो गए हम तो पहले। कितने लोग कहते थे हम कर लेंगे अपना, चलो कई लोग बात ही नहीं करा, 3-4 लोग थे। तो पहले एग्जांपल से 5 एग्जांपल आते थे, बहुत सारे लोगों ने हाथ लगा दिया, करीब मोर देन 95%, तो खुशी मिली।
क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? एनुअल डिमांड दे रखी है 20,000 किलोग्राम। कॉस्ट पर किलोग्राम कितना दे रखा है? 50, 50, 49, 48 और कितना 47। तो सबसे पहले ऑर्डर क्वांटिटी कितनी कितनी है? 1000। फिर कितने? फिर और 20,000। 20,000 को मल्टीप्लाई किया किससे? 50 से, 49 से, 48 और लास्ट 47। 20,000 डिवाइड बाई इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 1000। अब ध्यान दीजिए कैरिंग कॉस्ट कितनी रखी है? परसेंटेज में रखी है। सबसे पहले मैंने क्या कहा? यदि कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में रखी हो, कैरिंग कॉस्ट किसको रखी हो? परसेंटेज में, और कॉस्ट पर किलोग्राम चेंज हो जाए तो कैरिंग कॉस्ट पर किलोग्राम पर एनएमबी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट चेंज हो रही है। अब जब कोई सामान सस्ता मिलेगा तो रखने का खर्चा भी तो कम होता जाएगा। और ये रूल कब एप्लीकेबल होगा? जब परसेंटेज में रखो कैरिंग कॉस्ट। ठीक है ना? जैसे इंश्योरेंस के केस में कार जितनी महंगी होती है उतना महंगा इंश्योरेंस हो जाता है, सस्ती होती तो सस्ता। लेकिन जब महंगी गाड़ी और सस्ती गाड़ी दोनों पार्किंग में जाते हैं तो पार्किंग वाला क्या कहता है? भैया 1 घंटे का 100 रुपये का रिटर्न हो जाएगा, 2 घंटे 200, 3 घंटे 300। चाहे गाड़ी 10 लाख वाली हो, चाहे 20 लाख वाली हो, चाहे 50 लाख वाली हो, उनको कोई लेना देना नहीं होता। असल में तो कभी तो आपकी कैरिंग कॉस्ट सेम रहती है, कभी कैरिंग कॉस्ट रहती है चेंज होती रहती है। 10 ठीक है ना? तो 10 रुपये, 9 रुपये 80 पैसे, 9 रुपये 60 पैसे, 9 रुपये 40 पैसे। चलो 9,60,000, 940, 20,000, 5,000, 2,000, 1,000, 5,000, 19,600, 48,000, 94,000। अब सबको ऐड कर लो। 10,25,000, एक मिनट, 10 लाख 10,000, 10,10,000, सबसे कम तो कौन सी है? 10,04,600 लिख देंगे। 10 लाख 4,000 एट हेंस कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, 34 क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर 34। हो गया सबका? कौन सा करना? क्वेश्चन नंबर 34। सर इस चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 34, पेज नंबर 59। A company is reviewing its stock policy and has the following alternative available for the purchase of stock number 12789। बकवास लिखा था, स्टॉक नंबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी क्वेश्चन में बात चल रही है यहाँ पर कि हमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं जो सामान हमें खरीदना है। जो सामान खरीदना है उसका नाम दे रखा है स्टॉक नंबर 12789। उसके हमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। परचेज स्टॉक ट्वाइस मंथली, ट्वाइस मंथली का मतलब 1 महीने में 2 बार। तो साल में कितने महीने होते हैं? 12। यदि 1 महीने में 2 बार तो 12 महीने में कितने हो गए? 24 बार हो गए। इसका यदि 24 बार में सामान खरीदूंगा 100 यूनिट तो कितना खरीदूंगा? 2400 खरीदूंगा। तो मेरी एनुअल डिमांड कितनी आ गई? 2400। चलो दूसरा केस देखते हैं, परचेज मंथली, महीने में 1 बार खरीदो। तो यदि 1 महीने में 1 बार खरीदूंगा 200 यूनिट तो 12 महीने में 12 बार खरीदूंगा 200 के हिसाब से 2400। परचेज एवरी 3
3 मंथ 600 यूनिट, हर 3 महीने में, मतलब क्वार्टरली परचेज 600, तो साल में कितने क्वार्टर हो गए? 4, 600 इंटू 4 2400। खरीदना का टोटल कितना है? 2400 खरीदना है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन खरीदना कैसे है उसके आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन 100, दूसरा ऑप्शन क्या है 200, तीसरा क्या है 600, चौथा क्या है 1200, आखिरी क्या है? तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 34 में हमें क्या लिखना पड़ेगा? क्या चीज दे रखी है हमें क्वेश्चन में? ऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है। ऑर्डर क्वांटिटी में पहला ऑप्शन क्या था, दूसरे में, तीसरे में? चलिए क्वेश्चन में लिखा है इट इज असर्टेन दैट द परचेज प्राइस पर यूनिट इज 80 पैसे फॉर डिलीवरी अप टू 500 यूनिट। यदि 500 यूनिट तक खरीदोगे, कितने यूनिट तक खरीदोगे? तो उसमें यहाँ पे स्लैब आ गया, ठीक है? परचेज प्राइस, ऑर्डर साइज और परचेज प्राइस। मतलब दुकानदार ने जब हम उसकी शॉप पे जाएंगे, एक रेट लिस्ट टांग रखी है दुकान पे, बोर्ड लगा रखा है। क्या बोर्ड लगा रखा है? अब तो 500 यूनिट, यदि 500 यूनिट तक सामान खरीदोगे एक बार में, तो आपको मटेरियल का रेट कितना लगेगा? 80 पैसे लगेगा। आगे क्या लिखता है? 5% डिस्काउंट इज ऑफर्ड बाय द सप्लायर ऑन द होल ऑर्डर वेयर डिलीवरी आर 5012 1000। मतलब 501 से लेके कितना सामान खरीदोगे? 1000 यूनिट तक खरीदोगे तो 5% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। मतलब 80 पैसे वाला सामान 5% सस्ता मिलेगा। तो 80 पैसे का 5% होता है 4 पैसे। 80 पैसे का 5% कितना होता है? 4 पैसे। 4 पैसे कम हो गया 76 हो गया। आखिरी केस में क्या कहते हैं? 10% रिडक्शन मिलेगा यदि डिलीवरी 1000 से ज्यादा। अब तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 80 पैसे का 10% 8 पैसे, 80 पैसे का 10% 8 पैसे, मतलब सामान कितने में मिलेगा? 72 पैसे। अब मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए? मुझे तो परचेज प्राइस चाहिए। परचेज प्राइस लिख दो या कॉस्ट प्राइस लिख दो। तो आपके हिसाब से यदि मैं 100 यूनिट खरीदूंगा तो इन तीनों में से कौन से स्लैब में आएगा? मेरे स्लैब होगा ना, फर्स्ट में आएगा। कितने में मटेरियल मिलेगा? 80 पैसे के हिसाब से मिलेगा। दूसरे में भी, तीसरे में 600 यूनिट सेकंड स्लैब में आता है। सप्लाई का रेट क्या लगेगा? और 1200 यूनिट। और यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? ठीक, आगे देखते हैं। ईच परचेज ऑर्डर ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात चल रही है। किसकी? ऑर्डरिंग कॉस्ट की। तो कॉस्ट पर ऑर्डर, हर एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? क्वेश्चन में कितनी लिखी है? 5 रुपए लिखी है। सामान सस्ता मिले महंगा मिले, ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कितनी रहेगी पर ऑर्डर? 5। आप कैरिंग कॉस्ट पे फर्क पड़ सकता है वो परसेंटेज में हो तो। स्टोरेज, इंटरेस्ट, अदर कॉस्ट 25 पैसे, रखने का खर्चा 25 पैसे अरबी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना क्वेश्चन है? 25 पैसे। अच्छा हर बार 25 पैसे रहेगा या कुछ घट भी रहेगा? अभी सेम रहेगा या चेंज होगा? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज में कैरिंग कॉस्ट नहीं है, परसेंटेज में नहीं है। तो एग्जांपल को याद रखो, इंश्योरेंस परसेंटेज में होता है तो गाड़ी की कीमत बदलती है तो इंश्योरेंस भी बदलता है। लेकिन पार्किंग में, पार्किंग पर कार होती है, इंश्योरेंस की वैल्यू उसकी कॉस्ट से कोई लेना देना। आप छोटी से छोटी गाड़ी ले दो, बड़ी से बड़ी गाड़ी ले दो, पार्किंग चार्जेस सबके लिए सेम। ऐसे क्यों करते पार्किंग वाले? देखो अभी झगड़ा हो जाएगा तो लोगों का, आपको मेरे को गाड़ी 2 इंची छोटी है पैसे कम दूंगा, वो अगर 12 इंची की गाड़ी है तो लग जाएंगे, फिर इंची टेप लेके साथ में घूमना पड़ेगा। ठीक है ना? मॉडल इतने सारे हैं, कहाँ तक याद रखेगा पार्किंग वाला? तो परेशान हो जाएगा। और गाड़ी की लंबाई के हिसाब से, चौड़ाई के हिसाब से तो बंदा इंची टेप से नापते रहेंगे। ठीक है ना? तो झगड़े को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या कहा, मॉडल इतने सारे इतने साइजेस हैं, फिक्स कर दो पर कार। अब कार कोई सी भी हो, कार होनी चाहिए बस, इतने रुपए लगेंगे। ठीक है ना? अच्छा इंश्योरेंस की बात आती है, इंश्योरेंस में तो हमेशा क्या चलता है? वैल्यू चलती है। क्यों चलती है वैल्यू? क्योंकि जो गाड़ी जितनी महंगी होगी उसकी रिपेयरिंग उतनी ज्यादा महंगी होगी, तो वहाँ पे फिर इंश्योरेंस का खर्चा क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो इसलिए वो पैसे परसेंटेज के हिसाब से लेते हैं अमाउंट की जगह। और फिक्स अमाउंट नहीं होता। मारुति 800 खरीदोगे तो भी आपका इंश्योरेंस 10,000 आएगा, और मर्सिडीज खरीदोगे तो भी 10,000 रुपए। समझ में आ गई? तो रेट क्यों देंगे? चेंज हो जाएंगे। तो कैरिंग कॉस्ट सेम भी हो सकती है, कैरिंग कॉस्ट डिफरेंट भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में सेम है। अब आप एक बात बताइए, क्वेश्चन में पूछ क्या भैया आपसे, जानना क्या चाहते हैं आपसे? क्या फाइंड करने को बोलते हैं आपसे? फाइंड ऑप्टिमम क्वांटिटी, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा जब ये ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी पूछते हैं इसका मतलब डिसीजन मेकिंग करवाना चाहते हैं, और डिसीजन मेकिंग का मतलब मुझसे कौन सी कॉस्ट जानना चाहते हैं। मतलब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा ये आंसर देने के लिए? रेलिवेंट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। और मुझे रेलिवेंट कॉस्ट निकालते टाइम वो टेंशन रहती है, परचेजिंग कॉस्ट लो ना लो, क्या कहते हो? लेंगे या नहीं लेंगे? क्यों भाई? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो लेने देना है, ये तो लेने देना है। बात आ रही है एनुअल परचेजिंग कॉस्ट लेना है या नहीं लेना? आपको क्या लगता है? लेना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि परचेज कॉस्ट 80 से कितनी हो गई? 80 से कितनी हो गई? बदल रही है। तो यदि आपकी परचेज प्राइस बदल रही है तो परचेजिंग कॉस्ट भी बदल रही है। और यदि परचेजिंग कॉस्ट बदल रही है तो परचेजिंग कॉस्ट क्या बन जाएगी? रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। आंसर खुद निकालोगे, देखते लिखोगे, खुद निकालो जल्दी। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको कराया वैसे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, थोड़ा सा लैंग्वेज यूज होगी क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 34 में कोई पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं? ये पॉइंट क्लियर होगा कि कब परचेजिंग कॉस्ट लेनी है कब नहीं लेनी। आज की क्लास का मेन कॉन्सेप्ट लिखा रेलेवेंट कॉस्ट निकालते टाइम परचेजिंग कॉस्ट को लेना है या नहीं लेना। तो यदि सप्लायर आपको डिस्काउंट दे रहा है मतलब परचेज प्राइस चेंज होती दिखाई दे क्वेश्चन में, यदि किसी क्वेश्चन में परचेज प्राइस चेंज होती हुई दिखाई देगी तो वो आपके लिए रेलेवेंट है और आपको कंसीडर करना है डिसीजन मेकिंग के टाइम पे। और यदि क्वेश्चन में कंपैरिजन ना हो उससे मटेरियल कॉस्ट निकालने की बात की जाए तो परचेजिंग प्लस ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग कॉस्ट तो लेने के नहीं, मतलब वो तो फिक्स फॉर्मूला है। किसी ने आंसर निकाला अभी तक? कौन कौन निकाल चुका? एक दो दोनों बना तीन। स्पीड बढ़ाओ स्पीड, सारा गेम किसका एग्जाम में स्पीड का। सारे क्वेश्चन आपको आते रहेंगे यदि कर नहीं पाए एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी। नॉलेज तो हो गई आपको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन यदि स्पीड नहीं आई तो गड़बड़ हो जाएगी। और इस चैप्टर में और एक मार्जिनल कॉस्टिंग में 60 वालों से कम पूछना है, बात ही नहीं करनी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। उसने जरा सा भी गलत बता दिया पूरी क्लास बर्बाद हो सकती है आपकी, क्योंकि गलत बात जल्दी समझ में आती है, अच्छी बात समझ में आती नहीं लोगों को। पहले केस में परचेजिंग कॉस्ट कितनी आई? 2400 इंटू 80 पैसे 1920। दूसरे केस में भी 1920। तीसरे केस में 2400 इंटू 76 पैसे 1824। 2400 इंटू 72 पैसे 1728 1728 1728। तो पहले दो केस में परचेजिंग कॉस्ट आ गई 1920, तीसरे केस में 1824 फिर 1728। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन मैंने अपने करके रखा हुआ है, ध्यान रखूंगा आपको पूरा। जो बच्चे कर चुके हैं यहाँ से अपनी कैलकुलेशन देख लीजिए, मैच करी नहीं करी, और जिनको कोई डाउट है वो मुझसे पूछे, इसे ऐसा आपने क्यों किया पूछने तो किसी को। ठीक है, रेलिवेंट कॉस्ट निकालने के बाद आपको पता लगा सबसे कम मिनिमम जो आपकी रेलिवेंट कॉस्ट है वो कितनी है? 1888 रुपये। किस क्वांटिटी पर? 1200। तो हमें क्या एडवाइस देनी चाहिए मैन्युफैक्चरर को, सलाह क्या देनी चाहिए कि सर आपकी सबसे कम कॉस्ट 1888 रुपये, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करने पर? 1200। तो हम आपको सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं कि आप जब भी सामान खरीदने हैं कितनी क्वांटिटी एक बार में खरीदें? 1200। तो आप अपनी कॉस्ट को सबसे कम कर पाएंगे। माने या ना माने ये मैन्युफैक्चरर की मर्जी है, हमारा काम क्या सिर्फ एडवाइस देना। जैसे मैं रोड एडवाइस देता हूँ भैया कॉस्टिंग को पढ़ा करूँ और वो 3 से 4 घंटे कम से कम। मानो ना मानो आपकी मर्जी, ठीक है। आज के लिए इतना ही है।